यस वॉइस आ रही है। भाग जाऊँ तो इस लिंक में आया था सर। वॉइस आ रही है बेटा। वाल्मीकि मिश्रा, यश, वेद व्यास, रविंदर। जी सर आ रही है। यस सर आ रहे हैं। या यस वाल्मीकि मिश्रा आपको आ रही है बेटा वॉइस? वाल्मीकि मिश्रा वॉइस आ रही है? बताओ बेटा वॉइस आ रही है आपको? फिर स्टार्ट करते हैं आज हम। बताओ बेटा वेद व्यास, रविंदर, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा सर। हाँ, पार्टीशन के लिए partition लाइबिलिटी बारे क्या में होती पढ़ा है, और मोड क्या ऑफ क्या पढ़ा? लाइबिलिटी जो है होती है पार्टीशन के पहले हमें लाइबिलिटी जो भी है क्लियर करनी होती है। फादर्स का जो भी डेप्स है, कोई यदि मैरिज रुका हुआ है, कोई सेरेमनी है कंप्लीट करना है वो। उसके बाद फिर मोड ऑफ पार्टीशन पढ़ा था कि पार्टीशन के लिए जो है क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन हो गया, नोटिस हो गया, विल हो गया, सूट हो गया। रविंदर हमने बेटा क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? कुछ आइडिया आपको? सर हमने थोड़ा सा अडॉप्शन किया था, फिर सक्सेशन एक्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था। और को पार्सन्स वगैरह हम लोगों ने देखे थे। करेक्ट है। और चीजें हमने पिछली क्लास में देखो हिंदू के बारे में। हिंदू लॉ बेसिकली आपका जो फैमिली लॉ है वो हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ दोनों से डील करता है, ठीक है ना? सो हिंदू लॉ में हमने क्या क्या चीजें कवर अप की थी? हिंदू लॉ में सबसे पहले सोर्स ऑफ हिंदू पढ़ा था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, ठीक है ना? अभी एग्जामिनेशन पेपर दिखाऊंगा बेटा, जो अभी एलएलबी सेकंड ईयर में उन्होंने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, एलएलबी फर्स्ट ईयर का। तो अभी मैं पहले करा दूं पूरा, फिर जैसे 1 बजेंगे 1 घंटे तक करा के 1 घंटे के बाद दिखाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली देखो हमने हिंदू लॉ में क्या क्या पढ़ा। हिंदू के मैरिज के बारे में पढ़ा, फिर उसके डाइवर्स की थ्योरी पढ़े, क्या क्या कंडीशन थी डाइवर्स की, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, गार्डियनशिप, ठीक है ना, सक्सेशन के बारे में पढ़ा। इसके बारे में हमने कारा पढ़ा, ठीक है ना। कारा के बाद हमने क्या स्टार्ट करना है? आज विल स्टार्ट करना है। आज का जो टॉपिक है आपका विल, स्त्रीधन और गिफ्ट। क्लियर है चीज? तो बेसिकली विल में आप 2 टाइप्स ऑफ विल पढ़ेंगे, टेस्टामेंट्री विल और इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री आपने पढ़ा दिया था सर। टेस्टामेंट्री पढ़ा दिया था? वर्बली आप किसी को बोलते हैं हाँ। कि लोग आप कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे स्त्रीधन, किसी को आइडिया है स्त्रीधन के बारे में क्या होता है? जी सर। बताओ बेटा ललिता। शादी के टाइम पे मिलता है लड़की को उसके घर वालों की तरफ से, उसके रिलेटिव्स की तरफ से और उसके ससुराल वालों की तरफ से, जो कि गिफ्ट कहा जाता है। वो दहेज भी हो सकता है और शादी में मिलने वाले वो उपहार। नहीं, दहेज क्या होता है? जो लड़का डिमांड करता है। और स्त्रीधन क्या होती है? जो लड़की अपने साथ लाती है, विलिंगली, मतलब जो लड़की अपने साथ लाती है। जैसे हम कभी शादी करते हैं बेटा, तो शादी में हम जो नेकलेस का सेट है, ज्वेलरी, वो लड़का कभी मांगता ही नहीं, वो लड़की अपने साथ लाती है। तो जो लड़की अपने साथ लाती है तैसे स्त्री का धन हो गया, यानी कि ज्वेलरी उसका स्त्री का धन हो गया। क्लियर है ना चीज? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास हम। मुस्लिम लॉ हमें आज थोड़ा पढ़ना भी, मुस्लिम लॉ के बारे में। फिर आपके 4 लॉ रह जाएंगे। लॉ ऑफ क्राइम, इसके बाद करेंगे हम। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रह जाएगा, फिर टॉट रह जाएगा, टॉट के बाद लीगल है, ठीक है ना। लीगल लैंग्वेज वैसे भी खुद ही मैं कराता ही नहीं बेटा। लीगल लैंग्वेज सबसे इजी है, सबसे ज्यादा। उसमें जैसे बेसिक इंग्लिश के आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, लॉ के वर्ड्स हो गए, प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, एक्यूज हो गया, ठीक है ना, ये सारे वर्ड हैं। पहले भी नहीं कराया। ये टेस्टामेंट्री तो आपने ही करवा दिया था और इंटरस्टेट का आपको आज शुरू करना था कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है,
क्या जॉइंट फैमिली है, हम्म। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ फैमिलीज, ये सारा था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले मैं पूरा कंप्लीट करा दूं आज। प्रियंका वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। काफी लेक्चर लिए नहीं बेटा अपने, क्लास तो गायब ही हो गए क्लास से, पता ही नहीं चला कब आए कब गए। आप वीडियोस है डालते हो बेटा, ना सर, तो देख लेती हूँ। एक्चुअली उस टाइम देखने से देखने से होता है बेटा, पर एक बार क्लास को भी ज्वाइन करो यार, मुझसे भी मिलो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं किस किस को पढ़ा रहा हूँ। समझो मेरी बात, ठीक है ना? कोई ठीक है नहीं, सर। पहले का आ गया था ना बेटा प्रियंका आपको समझ में? पहले जो हमने डाइवर्स के कंडीशन पढ़े, डिजर्शन क्या होता है, प्रिज्यूम डेथ, रिनॉन्सिएशन, एडल्ट्री, ये सब पता है डिजर्शन कि नहीं पता है बेटा आपको? अभी नहीं पता सर। तो क्या पढ़ा बेटा जब पता ही नहीं कंडीशन और डाइवर्स का डिजर्शन ये सब, तो क्या पढ़ा? एक बात बताओ बेटा प्रियंका, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप क्या? एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर लो और आपको ये- प्लेंटिव डिफेंडेंट बेसिक चीजें पता ही नहीं, तो एडवोकेट करके फायदा है बेटा कुछ? ये तो बट सही आपने पैसे दिए और एक शीट ऑफ पेपर लिया अपने पास। कि मैं गलत कह रहा हूँ इस चीज को? सही कह रहे हो आप। अब एलएलबी फर्स्ट ईयर तो चलो जैसे तैसी हो गई, क्योंकि एलएलबी मैं खुद कहता हूँ बेटा, एलएलबी फर्स्ट ईयर सबसे इजी है, सेकंड और थर्ड ईयर में पता चलता है कि लॉ एलएलबी का मतलब है क्या। सेकंड और थर्ड ईयर में जब सीपीसी सीआरपीसी ये सारी चीजें पढ़ोगे आप, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा बस यार, संडे तो 2 घंटे खर्च होते हैं, मैं हर क्लास में यही लेक्चर देता हूँ, आप सीरियस होते ही नहीं। बेटा आपका ही नुकसान होगा, देखो मेरा क्या, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत, मैं तो आगे भी पढ़ाऊंगा, उस पहले भी पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा। समझो मेरी बात प्रियंका इस बार, ठीक है ना? ठीक है सर। तो देखो फैमिली लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ में बेटा हमने मैरिज, कंडीशन, डाइवर्स के क्या क्या 3 थ्योरी होती हैं, डाइवर्स की थ्योरी के बाद डाइवर्स के क्या क्या कंडीशन थे, फिर बेटा हमने मेंटेनेंस पढ़ा, मेंटेनेंस के बाद अडॉप्शन पढ़ा, अडॉप्शन के बाद हमने गार्डियनशिप पढ़ा, ठीक है ना? अब बेटा अडॉप्शन में जैसे मेरा क्वेश्चन आता है, रविंदर आप बताइए कि मिनिमम डिफरेंस, ये पिछले ईयर का ही क्वेश्चन है इस बार का, आप बेटा अगर 21 ईयर क्वेश्चन पेपर देख, कितना मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए एज गैप 21 का? ईयर हाँ वेरी गुड। और कितना साल का अडॉप्टेड बच्चा मिनिमम ले सकते हैं हम? सर 4 इयर्स 4 से कितना मैक्सिमम, 14 मैक्सिमम कितना बेटा? 4 से 14। 14 अभी, हाँ रिसेंटली बढ़ा के 18 किया गया था। हाँ 18 क्या गया था, वैसे 15 से कम। तो बेटा अभी मैं जब पेपर आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको प्रियंका लगेगा कि जो हमने लेक्चर में पढ़ा वही सी चीज पूछी है। समझो बेटा मेरी बात यार, देख पास होना हर चीज नहीं होती, ज्ञान लेना भी कोई चीज होती है। ज्ञान लोगे तो समझोगे यार। अभी मुस्लिम लॉ में अभी सगुफा है नहीं तो आपको पता चलता कि इद्दत, डौहर, मेहर, वाक्फ, ये सब चीजें क्या है, ये चीजें पता ही नहीं, तो फिर फायदा ही क्या है पढ़ाई का? ठीक सर है ना? ये कुरान का टाइम होता है ना, आई थिंक शायद हाँ खैर का वो जो उसमें 5 है। टाइम कुरान होती है उसका टाइमिंग होता है, ये उसके अकॉर्डिंग उसके नाम होते हैं ये। हाँ करेक्ट है बेटा, ये टाइमिंग के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे इद्दत हो गया, महर हो गया, महर को डॉहर कहते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है ना? जी सर। इसके बाद देखो जब आप तलाक के बारे में पढ़ोगे, तो तलाक, काफी तरह के तलाक होते हैं ठीक है ना? अब जैसे आपने पढ़ा नहीं था प्रियंका, तो एक कारा की कुछ चीजें थी हमने पढ़ी थी अडॉप्शन से रिलेटेड, कि मिनिमम 4 साल से मैक्सिमम 14 ईयर्स तक हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते थे। मैंने अब पढ़ा कारा था। में बढ़ा के पढ़ लिया था ना बेटा, मैं चलूं फिर आगे? हाँ। तो हम बेटा विल से स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि आज मुझे कंप्लीट कराना है इसे पूरा, ठीक है ना? फिर मुस्लिम लॉ चलेगा आपका। तो बेसिकली देखो हमने सर चीजें पढ़ ली थी, आज हमें विल पढ़ना है। विल में समझो आप विल होता क्या? सो विल देखो, आपका विल होता है एक टेस्टामेंट्री विल। टेस्टामेंट्री विल कहने का मतलब है जो विल बिफोर डेथ डिसाइडेड है। जैसे मुझे अपने बेटा या बेटी को विल देना, तो मैं दे सकता हूँ, ये आपका क्या टेस्टामेंट्री विल है। इन इन टेस्टामेंट्री, आई एन इन टेस्टामेंट्री विल का मतलब होता है
विल विच इज मेड आफ्टर द डेथ। अब आफ्टर द डेथ तो डिसाइडेड है किसको विल देनी, ठीक है ना। तो कैसे डिसाइड करते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो इंटरस्टेट सक्सेशन को क्या बोला जाता है, इन टेस्टामेंट्री विल। क्या बोला जाता है, इन टेस्टामेंट्री विल कहा जाता है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सक्सीडिंग और फॉलोइंग इन जनरल डे टू डे लैंग्वेज। कहने का मतलब है जो आगे बढ़ता रहेगा, सक्सेशन जैसे मेरे बाद जो पीढ़ी आएगी हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में समझा था बेटा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, आपका एक टैक्सेशन टर्म से डील करता था जिसमें टैक्स डिडक्ट होता था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या था, नॉर्मल एक फैमिली ग्रुप होता था, ठीक है। सो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो मैं हूं, जैसे मैं हूं, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कब तक दे सकता, मेरा बेटा कब तक ले सकता, अप टू थर्ड जनरेशन तक मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली सक्सेशन का मतलब यही होता है प्रॉपर्टी का एक हिस्सा लेना, कब तक, थर्ड जनरेशन तक। अब ये लिया कैसे जाता है बेटा, एक तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, जैसे फैमिली में 7 लोग हैं 8 लोग हैं तो 7-8 लोग मिलके प्रॉपर्टी का हिस्सा ले रहे हैं। फिर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अलग अलग कर देना, ठीक है ना, जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन जिसे कहा जाता है। जैसे कि फादर उसके 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को अलग अलग डिवीजन में प्रॉपर्टी दी। क्लियर है चीज। अब बेटा आज की क्लास में जो आप पढ़ेंगे इंटरस्टेट सक्सेशन ऑफ हिंदू मेल। अब हिंदू मेल का इंटरस्टेट सक्सेशन होता कैसे, सबसे पहले आप समझेंगे मेरे बात को, ये होता क्या है। अब जैसे बेटा मेरी डेथ हो गई, ठीक है ना, मेरी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है, अब डिसाइडेड नहीं कर पा रहा मैं प्रॉपर्टी किसको दूं, ठीक है ना, मेरी डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट के हिसाब से, हिंदू लॉ के हिसाब से जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक क्लास 1 हायर, एक क्लास 2 हायर, फिर बेटा आपका एग्नेट्स और कॉग्नेट्स। सो क्लास 1 हायर में क्या होता है, क्लास 1 हायर में जैसे मैं बेटा ऐसे समझाऊंगा, देखो इसको थोड़ा ना लर्न नहीं कर पाओगे आप, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी कम चांसेस है आने के। तो आप कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से समझना बेटा। आप क्लास 1 हायर में क्या होता है, सगे पिता के सगे लोग, तो ऐसे समझना, पापा के सगे लोग। कैसे, पापा जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी में क्या क्या है देखो आप, एक मिनट, मेल बॉडी में जैसे कि आपके जो सगे लोग है क्लास 1 हायर, कौन, मेल में जैसे कि मेल में मेरी मदर आ गई, मदर में मेरा सन, डॉटर, विडो, विडो ऑफ प्री डिजीज सन, विडो ऑफ प्री डिजीज सन, ऑफ प्री डिजीज सन हो गया, सन डॉटर ऑफ प्री डिजीज सन। अब ये डिजीज क्या है, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है ना, तो डेथ पर्सन की बेटा या फिर बेटी। तो क्लास 1 हायर में जैसे कि फादर की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, सबसे पहले मदर के पास जाएगी। मदर नहीं है तो सन डॉटर के पास जाएगी, सन डॉटर नहीं तो उनकी विडो के पास जाएगी। इसके बाद देखो विडो के बाद विडो ऑफ प्री डिजीज सन पे, विडो ऑफ प्री डिजीज सन, ऑफ प्री डिजीज सन, जिसे ग्रेट ग्रांड सन कह सकते हैं, सन डॉटर ऑफ प्री डिजीज सन डॉटर, सन डॉटर ऑफ प्री डिजीज सन डॉटर। क्लियर है। अब बेटा आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या सर इसके अंदर भी हमको लर्न करना है, तो बेटा आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कैसे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट अगर हम अभी पेपर को देखेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट में इतना डिटेल में नहीं पूछा गया, बट आप इसको एक बार ऊपर से देख लेना। मदर में क्या क्या आता था, अडॉप्टेड मदर, अडॉप्टेड मदर विल एक्सक्लूड द नेचुरल मदर, नेचुरल यानी कि मेरी सगी माँ को छोड़ के जो सौतेली माँ है वो मेरी आपकी मदर में इंक्लूड की जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या क्या है, मदर अनटाइटल इनहेरिट प्रॉपर्टी के ऑफर इलेगिमिटेड सन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन। मैंने आपको बताया था हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में बेटा फर्क क्या है, एक मिनट मैं पहले देख लूं बेटा। हिंदू लॉ में देखो आप, बच्चे कम रह गए, तो दिक्कत है। देखो आप हिंदू लॉ में बेसिकली आपका क्या आता है, हिंदू लॉ में काफी अच्छे से डिफाइन किया गया मेंटेनेंस को, ठीक है ना। आपको पता है बेटा हिंदू में मैरिज हम एक कर सकते हैं तो मेंटेनेंस उस हिसाब से देंगे।
बट मुस्लिम लॉ में मैरिज आप 4 कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस का कहीं सवाल उठता ही नहीं, ठीक है ना। तो आई विल प्रिफर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू द हिंदू लॉ देन द मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप, जैसे आपका इंटरस्टेट सक्सेशन है तो इसमें मदर आ गया, सन डॉटर विडो, विडो प्रीडीज सन, विडो प्रीडीज सन आ गया। क्लियर है बेटा। अब इसको पढ़ना है कि आगे चलूंगा, बताओ बेटा रविंदर वेद व्यास। ये तो पढ़ लेंगे सर, ऐसे इसमें कोई है समझने ना? वाली चीज नहीं है मतलब इसमें जी। हाँ, इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है ना, भी जब पेपर दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर। इसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। अब जैसे क्लास 1 हायर में मैंने पढ़ लिया, अब क्लास 2 हायर, सपोज ये क्लास 1 हायर इज नॉट देयर, अगर आपके केस में क्लास 1 हायर नहीं है, तो क्लास 2 हायर में क्या क्या आता है, क्लास 2 हायर्स में क्या क्या आता है, फादर रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे क्लास 2 हायर में क्या है, अब मदर की डेथ हो गई, ठीक है ना, क्लास 1 हायर किससे डील करता है, मदर से। क्लास 2 हायर किससे डील करता है, फादर से। फादर, अगर मदर की डेथ हो रखी है तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, फादर के पास जाएगी। फादर में क्या क्या आएगा, अडॉप्टेड फादर आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो सन डॉटर, सन ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर डॉटर आते हैं, ठीक। इसमें बेटा देखो आप, मैंने आपको मेंटेनेंस में बताया था कि जो इलेगिमिटेड सन है उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाएगा, बट उसकी ब्रिंगिंग किस पे होनी चाहिए, जो मेल मेंबर है उसके कास्ट पे होनी चाहिए, उसकी कास्ट चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि हिंदू लॉ में इलेगिमिटेड सन को प्रॉपर्टी दी जाएगी, बट आपका मुस्लिम लॉ में इलेगिमिटेड सन को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती, ठीक है ना। क्लियर है बेटा ये चीज। तो बेसिकली देखो हमने इंटरस्टेट सक्सेशन में 4 चीजें पढ़नी बेटा। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एग्जाम में एक मैथ्स का कॉलम के फॉर्म में आ सकता है। सबसे पहले क्लास 1 हायर आता है। क्लास 1 हायर किससे डील करता है, मदर से। क्लास 2 हायर किससे डील करता है, फादर से। क्लास 3 हायर किससे डील करता है बेटा, एग्नोट से। और क्लास 4 ये कोगनोट्स किससे डील करता है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एग्नोट्स और कोगनोट्स अभी डिस्कस करते हैं। पहले क्लास 1 था बेटा मदर से, क्लास 2 है आपका फादर से, ठीक है ना। अब फादर में देखो सारे फादर के सब डिवीजन है। फादर की सन का डॉटर सन फादर के भाई के पास चला जाएगा, फादर के सिस्टर के पास चला जाएगा, फादर के डॉटर सन के पास जाएगा, डॉटर डॉटर सन हो गए। फादर को कोई भाई है या फिर कोई बहन की बेटी है, ठीक है। क्लियर है बेटा रविंदर वेद व्यास, यश प्रियंका, आपको ये चीज यस सर। ठीक है ना। सो बेसिकली हमने क्लास 1 में बेटा इसको आपको खुद पढ़ना है, ऐसा एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रस्ट मी, पिछले साल भी मैंने नहीं जिनको दिया था, बच्चे करके भी नहीं गए थे और ये आया भी नहीं एग्जाम में। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम पेपर आपके पास बेटा ग्रुप पे, आपके नंबर पे एग्जाम पेपर पहुंच गए, ब्रॉडकास्ट से पहुंच गया ना। क्वेश्चन पेपर हिंदू लॉ Yes, sir. का वो बनवा दिया था ना मैंने एक लड़की से। तो क्लास 1 हायर देखो आप, मदर हो गया, सन डॉटर विडो हो गए, ठीक है ना। क्लास 1 में क्या डील करते हैं आपके मदर, क्लास 2 में क्या डील करते हैं फादर। फादर में आपका हमने समझ लिया क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा एग्नोट्स एंड कोगनोट्स क्या होते हैं। भैया एग्नोट्स एंड कोगनोट्स क्या होते हैं, जो फुल ब्लडेड नहीं होते। कहने का मतलब है, अब जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मैं हूं, ठीक है ना। मेरे पापा एक्सपायर है, मेरी मम्मी एक्सपायर है, ठीक है ना। सपोज दैट मेरा एक भाई और एक बहन, ठीक है ना। अगर मेरे भाई बहन मेरे डेथ के बाद, अगर मेरी शादी नहीं होती तो मेरी वाइफ को मिलती प्रॉपर्टी शादी के बाद। सपोज दैट मेरी शादी नहीं होती तो मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाती, भाई या फिर बहन के पास। अब सपोज दैट मेरे भाई बहन भी नहीं है तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, वैसे तो हाँ चाचा या ताऊ के पास, ठीक है ना। वैसे आपकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, जो ब्लड को छोड़ के, जो हाफ ब्लड है, जैसे कि चाचा या फिर चाचा ताऊ हो गए, इनके पास प्रॉपर्टी जाती है। तो एग्नोट्स किससे डील करता है, एग्नोट्स बेटा आपका डील करता है मेल से, और कॉग्नोट किससे डील करता है, फीमेल से, नॉट मेल से।
तो एग्नोट्स कहने का मतलब है बेटा जिसमें आपके जो दूर के रिश्ते हो गए, जैसे आपके मेल में चाचा हो गए, ताऊ हो गए, तो जो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, चाचा ताऊ से भी थोड़ा सा दूर रिलेशन में चली जाएगी। क्लियर है ना ये चीज? बताओ बेटा, आपके जो अडॉप्शन से लिए गए, इफ टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन, सो एग्नोट्स ऑफ इंटरस्टेट डू नॉट इंक्लूड विडो, इसमें विडो नहीं होती, इसमें मेल ही आते हैं। क्लियर है बेटा? बताओ इसको। यस रविंदर वेद व्यास, एग्नोट्स क्लियर है आपको? यस यस सर। यस सर। ठीक है ना? इसके बाद बेटा कोगनोट्स आता है। कोगनोट्स में क्या होता है, आपका फीमेल होता है। फीमेल के केस में जैसे आपकी चाची या ताई जी हो गए, जो थोड़े दूर के हो गए, पास के नहीं, थोड़े दूर के हो गए। ठीक है ना? कैसे? जैसे मेरे चाचा के थोड़े दूर के रिश्ते के हो गए, तो उसमें कोगनोट्स आ गए। तो इंटरस्टेट सक्सेशन कहने का मतलब यही है कि जब आपकी प्रॉपर्टी डिसाइडेड नहीं होती कि आफ्टर द डेथ किसको दी जाती है, तो किसके तहत पे डिसाइड की जाती है? सबसे पहले क्लास वन हायर यानी मम्मी के पास जाएगी। मम्मी जिंदा नहीं है तो क्लास 2 हायर फादर के पास जाएगी। फिर बेटा एग्नोट्स एंड कॉग्नोट्स होते हैं। एग्नोट्स यानी कि दूर के पापा के रिलेशन में, पापा के रिलेशन में दूर के पास जाएगी। और कॉग्नोट्स क्या होते हैं? कॉग्नोट्स यानी मम्मी के रिलेशन में दूर के पास जाएगी। क्लियर बेटा? बताओ रविंदर वेद व्यास। यस प्रियंका। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब आगे चलूं मैं? कागनोट्स में हाँ हाँ इसके बोलो बेटा। कागनोट्स में मतलब मदर से रिलेटेड जैसे मामा हो गया उनको भी जा सकता है, इट मीन्स। हाँ जा सकता है बेटा, जा सकता है, बट ये इंडिया है, इंडिया का कानून आपको पता ही है। जी ठीक है। ये बहुत दूर का रिश्ता होता है ना वेद व्यास। वैसे ही जो प्रॉपर्टी होती है, अगर बजट की बात करूं, गवर्नमेंट बजट की, आप कह रहे होंगे सर की गवर्नमेंट बजट आप कैसे ला रहे हैं? तो जो गवर्नमेंट बजट होता है, बजट के केस में जो प्रॉपर्टी अगर कोई लीगल हायर नहीं होता, तो इसको एक वर्ड दिया गया एस्टेट बोलते हैं उसको, ESCHEAT। एस्टेट का मतलब होता है अगर कोई लीगल हायर नहीं होता तो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। कर लेती ठीक है ना? जी। तो जैसे कोई लावारिस वस्तु होती है वेद व्यास, कोई गाड़ी हो गई, कोई बाइक हो गई जो रास्ते में पड़ी रहती है, तो उसको पुलिस ऑफिसर आते हैं अपने साथ ले जाते हैं। और जी। पुलिस ऑफिसर क्या है? गवर्नमेंट की बॉडीज तो है। क्लियर है ना जी। बेटा ये चीज? क्लियर सर। तो बेटा प्रियंका आप बताइए इंटरस्टेट सक्सेशन होता क्या है? बताओ बेटा प्रियंका, इंटरस्टेट सक्सेशन। इस सेक्शन हाँ बोलो बेटा, बेसिक्स का सर क्वेश्चन है। हाँ हाँ दोबारा रिपीट करेंगे? बता देता हूँ। देखो इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी विच इज गिवन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है ना? डेथ मतलब जिसमें आपका ये लीगल हायर डिसाइड नहीं किया गया होता है। ठीक है ना? उसको इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं। अभी इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे दिया जाता है? क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, एग्नोट्स और कॉग्नोट्स के भी आपके। क्लियर है बेटा प्रियंका ये चीज आपको? जी सर। इसके बाद देखो बेटा आपका जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज। हिंदूज के केस में इंटरस्टेट सक्सेशन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बेटा बेटा या फिर बेटी को दिया जाता है। फिर हस्बैंड के जो हायर्स हैं, हस्बैंड के हायर। फिर उसके बाद तीसरे केस में मदर फादर देखा जाता है। फिर ये फादर के हायर को दिया जाता है, या फिर लास्ट में मदर के हायर को। ठीक है? इसके बाद देखो कुछ जनरल प्रोविजन दिए गए इंटरस्टेट सक्सेशन के। सबसे पहला कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जो प्रोविजन मारू मत कट्यम और अली सनातन लॉ। या अली सनातन एक स्पेशल, जैसे आपका मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज में जैसे स्पेशल मैरिज आ जाता है, तो कुछ ऐसे इंटरस्टेट सक्सेशन जो एक्ट है उसको अलग से जो डील करता है वो लॉ बताया गया। आप किस चीज को स्किप कर सकते हो। फुल ब्लड को हाफ ब्लड भी बोला गया। मैंने आपको बताया कि लेगिमेटेड सन है, बस उसकी अपब्रिंगिंग मेल पर्सन के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए, जो डोमिनेटिंग पर्सन है। ठीक है ना? इसके बाद देखो सेक्शन
19 मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर है। तो बेटा आपको हमने पढ़ा था मेड्स के हिसाब से पढ़ा था ज्वाइंट हिंदू, जिसमें एक रेखा खींच दी जाती थी, मेड्स एंड बाउंड्स पढ़ा था। तो सेम मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ 2 और मोर हायर्स में क्या बताया गया है कि बेटा आपका जब सक्सीड टुगेदर होगा इंटरस्टेट, तो प्रॉपर्टी को लेने के लिए लायबल है, ठीक है ना। इसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी होगी पर कैपिटा के हिसाब से होगी, स्ट्राइप्स के केसेस पे नहीं होगी। स्ट्राइप यानी कि पर कैपिटा, जैसे आपका पर कैपिटा अगर 100% प्रॉपर्टी है तो 50-50 डिवाइड होगा। अगर तीन 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 डॉट सन्स है तो 3 सन में कैसे डिवाइड होगा, 1/3 डिवाइड होगा। 4 सन है तो 25%, 25 यानी 1/4 डिवाइड होगा, इक्वल होगा। पर स्ट्रिप अप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रिप कहने का मतलब है जैसे पहले के समय एक पत्थर फेंका जाता था कि इधर पत्थर चला गया तो इतनी प्रॉपर्टी ताऊ जी की हो गई और छोटी सी प्रॉपर्टी मेरे हुए, तो ऐसा पर स्ट्रिप नहीं होगा। एज टीनेंट इन कॉमन नॉट ए ज्वाइंट टीनेंट, जो टीनेंट होगा उनको कॉमन माना जाएगा, ज्वाइंट टीनेंट नहीं होगा। इसके बाद देखो बेटा राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉर्म क्या होता है। मैं आपको एक एलएलबी सेकंड ईयर में ले जाना चाहता हूँ, सॉरी। उसका एक रीजन है प्रॉपर्टी लॉ में। जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ पढ़ते हैं तो कहने का मतलब है जैसे मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, ठीक है ना। अब मैं अपने बच्चे के नाम देना चाहता हूँ, बच्चा मेरा पैदा हुआ नहीं, वो मेरी वाइफ के गर्भ में वॉर्म पे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड जिसे कहा जाता है प्रॉपर्टी लॉ में, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी का हिस्सा किसको दूंगा बेटा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं किसी लिविंग पर्सन के नाम करूंगा, यानी कि वाइफ के नाम करूंगा। वाइफ के बाद जब अनबॉर्न चाइल्ड कम्स टू एग्जिस्टेंस हो जाएगा तो जो राइट ऑफ यूज है, ठीक है ना, या प्रॉपर्टी का राइट ऑफ किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, अनबॉर्न चाइल्ड के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बेटा आपका सेक्शन 20 वो क्या क्लियर है बेटा। रविंदर, वेद व्यास, यश, प्रियंका, ये चीज यस सर, क्लियर। यस सर। जब एलएलबी सेकंड ईयर में जाओगे ना बेटा, मैं चीजें पूछूंगा आपसे जब प्रॉपर्टी लॉ पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है वेद व्यास, बताओ बेटा। प्रियंका, जी सर। प्रियंका ठीक। आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, जब आप एलएलबी सेकंड ईयर में जाओगे ना तो आपका माइंड में देखो डरा नहीं रहा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर में स्कोर करने में दिक्कत होगा। उसका रीजन क्या है, लॉ बहुत लेंथी, ठीक है ना, कठिन नहीं है, लेंथी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी ओके। जितना पढ़ रहा है बेटा, अभी पढ़ के 78%, 80% भी आए हैं बच्चों के इधर, अभी एलएलबी थर्ड ईयर में है, ठीक है ना। सर सेकंड ईयर में भी 80। हाँ हाँ बोलो एग्जाम बेटा। लिखा था मैंने, वो 75 नंबर का था, तो फिर वो कौन सा 20 एग्जाम, 80 नंबर का? 80 हाँ है। बोलो बेटा। हाँ 80 अटेम्प्ट करने हैं आपको। अच्छा। हाँ ओके। ठीक है ना। मैं इतना कह रहा हूँ, देखो प्रियंका, आप फेल नहीं होगे एलएलबी फर्स्ट ईयर में। देखो अगर आप फेल हो सकते हो तो 2 सब्जेक्ट है, कौन से, एक लॉ ऑफ क्राइम है आपका और एक आपका मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में बच्चे क्यों फेल हुए थे, क्योंकि वो सेक्शन करके नहीं गए थे, ठीक है ना। तो आप पढ़ के जाना हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट 1 आपने प्रियंका पढ़ा भी, आपने बताया था मुझे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ रखा है, ठीक है ना। हाँ। तो ये सारी चीजें आप इसमें पास हो, इसमें मैं मान ही नहीं सकता कोई बच्चा फेल हुआ। बस लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ध्यान रखना, ठीक है ना, और मुस्लिम लॉ, इसमें बच्चे फेल होते हैं। तो ठीक है जब सर। पेपर बताऊं, पेपर अभी दिखाऊंगा, अभी क्लास में रहना है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास से बेटा ले लो, मैं अभी भी वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम थोड़ा कठिन है, उसमें मैं बीएनएस और बीएसएस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पूरा एक ओके। महीना लॉ ऑफ क्राइम पे लूंगा मैं और एक महीना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी पेपर दिखाऊंगा, पहले खत्म करा दूं मैं जल्दी से, आधे घंटे में खत्म करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन 21 क्या कहता है, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, यानी कि डेथ के केस में आपका प्रॉपर्टी किस पे होगा। फिर 25 मर्डर डिस्क्वालिफाइड, कन्वर्ट डिसेस्टेंट डिस्क्वालिफाइड और सक्सेशन मैन हर हायर डिस्क्वालिफाइड। तो बेटा आप इसको स्किप कर सकते हो, 21 से 27 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना।
अब इसके बाद देखो हमने इंटर स्टेट सक्सेशन कवर अप कर लिया। विल में 2 पार्ट्स आते हैं प्रियंका आपके। विल में क्या क्या आते हैं बेटा? एक तो आपका आता है टेस्टामेंट्री विल, जो मुंह से बोला गया है, ठीक है ना, कि मैं अपने बेटे को वारिस करना चाहता हूँ। वारिस करने के लिए एक विल का उसका एफिडेविट लगता है, अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है इंटर स्टेट सक्सेशन, जिसमें कोई वारिस नहीं होता है, ठीक है ना। हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, वारिस और नॉन वारिस, ठीक है ना। सो हिंदू लॉ में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टेस्टामेंट्री विल सक्सेशन में विल्स, ठीक है ना। सो विल में आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिसाइडेड होती है? देखो बेटा आपको दिख रहा है इधर लाइन में इंटर स्टेट सक्सेशन जिसमें कोई विल नहीं होता। प्रियंका दिख रहा है ना बेटा ये चीज आपको? सर दिख रहा है। तो ये चीज पता नहीं है, आगे चल के कोई लाइफ में पूछे तो बानी चाहिए आपको। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है प्रियंका, आप बताएंगे? पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है क्या बेटा? सर यस सर आई थिंक। हाँ, पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इसमें कौन सा रूल चलता है? वही मेट्स एंड बाउंड्स का, जैसे हमने पढ़ा था रूल्स फॉर कोपार्शनरी और रूल्स ऑफ पार्टीशन। फिर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। अब सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है, अब देखो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी में फर्क है। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो मेरे ताऊ से ताऊ की चले आ रही है, और सेपरेट प्रॉपर्टी है जो मेरे पापा की प्रॉपर्टी, इन्होंने खुद से अपनी अर्न की, ठीक है ना। अब जो खुद से प्रॉपर्टी, उसमें रूल ऑफ इनहेरिटेंस लगेगा, कैसे उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो टेस्टामेंट्री सक्सेशन विल जो हम बिफोर द डेथ डिसाइड करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स है। क्या टर्म्स है? ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के टर्म्स है, ठीक है। सबसे पहले विल आता है। विल क्या होता है? जैसे डेथ के बाद मैं विल अपने बेटे राम को विल बनाना चाहता हूँ, तो राम इज अ विल। राम को एक लीगल हायर माना जाएगा जिसके नाम मैंने विल कर रखी है। अब बेटा ये विल कैसे हो सकती है? अगर मैं लॉ एडवोकेट के बिहाफ पे बताना चाहूंगा तो विल आपकी हो सकती है पावर ऑफ अटॉर्नी। पहले के जमाने में बिफोर 2015, 2015 से पहले क्या था? आपका पावर ऑफ अटॉर्नी था। अब क्या होता है बेटा? आपकी रजिस्ट्री होती है, ठीक है ना। रजिस्ट्री में आपका नॉमिनी होता है। अगर जैसे मैं विल की बात करूं तो उसे नॉमिनी कहा जाता है। जैसे आप बैंक में बेटा, प्रियंका आप सब यंग हो बेटा, आप 18 साल से ऊपर हो, बालिक हो, जी तो आप सबका सेविंग अकाउंट तो होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो सेविंग अकाउंट ओपन करवाते समय केवाईसी का फॉर्म, नो योर कस्टमर का फॉर्म भरते समय एक नॉमिनी की डिटेल डाली जाती है। सो जो नॉमिनी की डिटेल डाली गई है वो हम या तो अपने भाई को डाल सकते हैं, बहन को डाल सकते हैं, ठीक है ना, या अपने मम्मी पापा को भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। सो जो नॉमिनी होता है उसका कहने का मतलब होता है मेरे मरने के बाद जो मेरे जितने भी पैसे हों किसके पास जाएंगे? नॉमिनी के पास। तो सेम आपका प्रॉपर्टी के केस में होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफर होगी? विल के पास। क्लियर? अभी इस समय क्या चलता है बेटा? रजिस्ट्री चलती है, ठीक है ना। आपसे सर अगर एडवोकेट बनेंगे तो रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्री बनवाने की जो फीस होती है, मैं और समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी पे डिसाइडेड होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का 2% होता है, इसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी पेबल होता है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी पेबल कितना होता है? 2% होता है, मिनिमम 2%। अभी पहले 1 था, 2 कर दिया। कैसे? रजिस्ट्री को पक्का कागज कहते हैं, पावर अटॉर्नी को नकली कागज कहा जाता है। नकली नहीं पर असली है, पर एक एफिडेविट माना नहीं जाता, इतना वैधता उसकी नहीं। तो रजिस्ट्री में जैसे प्रॉपर्टी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, जिसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कहा जाता है। सपोज दैट 50 लाख है, तो 50 लाख का 2% कितना हो बताओ बेटा? प्रियंका 2 लाख, 50 लाख का 2% कितना हो? 1 लाख। यस सर, 1 लाख। हाँ 1 लाख। सो 1 लाख क्या होगा बेटा? आपका जो 1 लाख है उसका क्या बनेगा? रजिस्ट्री बनेगा। क्लियर है बेटा? तो बिल का पॉइंट सबको क्लियर है? उस रजिस्ट्री में मैं अपने बेटे के विल लिखवा दूंगा, बेटा या बेटी तो मैं अपनी इच्छा से लिखवा सकता हूँ। सपोज दैट मैंने बेटे के नाम करा, बेटे के नाम नहीं करा, पर कोर्ट में क्या है, बेटी को मिलता है चाहे उसकी मैरिज भी हो जाए, ठीक है ना। बट वो अलग चीज होती है, अगर आप अपने बेटा या बेटी को गलत आचरण की वजह से प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर देते हो तो उस केस में प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है,
ठीक है ना। सो वेल आपका सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन सक्सेशन 1925 में बताया गया है, जो लीगल डिक्लेरेशन दी जाती है पर्सन विच ही डिजायर टू टेक आफ्टर हिज डेथ। अब ये लीगल डिक्लेरेशन किस में होती है बेटा, आपका पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर रजिस्ट्री में होती है, ठीक। अब इसके बाद आता है कोडोसिल। तो कोडोसिल कौन होते हैं? कोडोसिल एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है जैसे कि आपकी रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री में कोडोसिल कहने का मतलब है कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। अब मैंने पहले बेटे अपना जो लीगल हायर है वो बेटे को कर रखा था, अब बेटी मेरा सेवा कर रही है तो मैं चाहता हूँ बेटी को भी लीगल हायर किया जाए, तो मैं अपने रजिस्ट्री में अगर कोई चेंज कराता हूँ तो उस प्रोसेस को कोडिसिल कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? तो अल्टरेशन मैंने आपको समझाया, लॉ में हरदम आपका बदलाव होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, घटा नहीं सकते, ठीक है ना। तो बेसिकली कोडिसिल को क्या बोला गया है, आपका अल्टरेशन या फिर एडिंग। क्लियर? इसके बाद बेटा एग्जीक्यूटर, हु इज एग्जीक्यूटर, कोई बताएगा बेटा एग्जीक्यूटर कौन होता है? रविंदर आप कुछ आइडिया वेद व्यास आपको? The guy who execute the will, basically the guy who has the assets or a property which he wants to यस transfer वेरी after him. गुड, हाँ यस वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन who takes all the responsibility after the death of deceased person, ठीक है ना। डिजीज यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे लीगल हायर को एग्जीक्यूटर कहा जाता है। वो एग्जीक्यूटर क्या अपॉइंट किया गया है, जो बेसिकली अपॉइंटेड किससे किया जाता है? टेस्टेटर। टेस्टेटर कौन है? देखो टेस्टेटर आपका बेसिकली कौन है, जैसे कि अब मैं मरने वाला हूं, तो मैंने एक पावर रजिस्ट्री बनवा ली, अब रजिस्ट्री में मैं टेस्टेटर हूं, तो मेरा लीगल हायर क्या होगा? एग्जीक्यूटर होगा कोर्ट के टर्म्स में, ठीक है ना। अब आता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में। सो बेटा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, एक सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। अब ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, देखो आप, जब कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे बेटा आपको इंसॉल्वेंसी, जैसे आप अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ इंसॉल्वेंसी, कंपनी की इंसॉल्वेंसी होती, तो कंपनी में एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर जो डिटरमाइन करता है इस एसेट को इतने में बेचना है, क्रेडिटर को पे करके वापस घर भेजना। तो सो लिक्विडेटर ही क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है जब आपका कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता। क्लियर? क्लियर है बेटा वेद व्यास, रविंदर? यस क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है ना, एक बार देख लूं मैं बेटा कितने बच्चे, बट मेरे को लगता है सब प्रयागराज चले गए, सेकेंड थर्ड ईयर में भी सब प्रयागराज में है, सब पाप धो रहे हैं फरवरी के महीने में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्रोबेट का मतलब क्या है, लास्ट आपका टर्म है प्रोबेट। तो प्रोबेट क्या होता है? एक एविडेंस होता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं कहानी से समझाता हूँ। रजिस्ट्री के समय मैं टेस्टेटर हूँ, टेस्टेटर यानी कि जो मैं साइन कर रहा हूँ, जो मैं लीगल हायर ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को। अब मैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिसके पास पहुंची वो एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर के प्रोसेस, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई इस प्रोसेस को विल कहा गया है। क्लियर? अब एग्जीक्यूटर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो जो एविडेंस होता है, जैसे आप रजिस्ट्री बनवाते तो 2 विटनेस चाहिए होते हैं। जैसे आप बेटा पासपोर्ट आप सबने बनवाया होगा, ठीक है ना, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट के लिए भी जरूरत होता है, तो 2 विटनेस ये होते जो फैमिली मेंबर नहीं होते। बट लॉ के टर्म्स में अगर कहा जाए रजिस्ट्री के टर्म्स में, तो एक आपका क्या होगा? फैमिली मेंबर हो सकता है, बट वो होना नहीं चाहिए बेटा। विटनेस हरदम आउटसाइडर होने चाहिए, जैसे आपके नेबर हो गए। तो प्रोबेट क्या है? विटनेस बताया गया। प्रोबेट इज अ एविडेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटर अनलेस रिवोट यानी कि वापस नहीं किया गया, तो प्रोबेट को क्या मैं मानूंगा? विटनेस। क्लियर है बेटा रविंदर, वेद व्यास? यस प्रियंका? यस सर। ठीक है ना प्रियंका, क्लियर है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी बेटा ये बिल की?
ठीक है ना, इसको बेटा लर्न कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फिर आता है कुछ एसेंशियल पॉइंटर्स फॉर अ विल, ठीक। अ विल कैन बी मेड बाय एनीवन एट द टाइम ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन। सो विल मैंने आपको समझाया, मरने से पहले कभी भी, जब मेरे पास प्रॉपर्टी आई, मरने से 1 साल पहले, मरने के 1 दिन पहले, मैं विल को कभी भी बनवा सकता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, देखो आप, एक हिंदू मैरिड वुमेन कैपेबल है डिस्पोजिंग बाय विल ओनली। कहने का मतलब है, अब मैं विल दे रहा हूँ तो विल क्या होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए, माइनर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। बट जो वुमेन है, वुमेन के पास एक पावर है, वो विल को हटा सकते, वो चाहे तो अपने बेटे के नाम करवा सकती है, ठीक है ना। अब इसमें देखो आप, अगर कोई डीफ डम ब्लाइंड है, अगर उसको विल दी जा रही है तो वो एबल करे कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो लास्ट भी बेटा वही मेंटली इल का है, जब साउंड पर्सन होगा तो विल उसके नाम होगी, और जब साउंड पर्सन नहीं होगा तो विल उसके नाम नहीं होगी, ठीक है ना। सगुफा वॉइस आ रही है आपको? यस सर। आ रही है ना बेटा? काफी देर में ज्वाइन हुए बेटा आप। यस सर, मैं बाहर चली गई थी कहीं, इसीलिए मैं जस्ट अभी आए। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। मैं मानता हूँ संडे पिया सबका ही, एक संडे मिलता है आराम करने का। तो विल आप देखो, विल आपका चेंज कितनी बार भी हो सकता है, इट कैन बी चेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर। टेस्टेटर चाहे, टेस्टेटर कौन है, जो विल को बना रहा है, ठीक है ना। सो वो कभी भी विल को चेंज कर सकता है, उसकी इच्छा है, ठीक। अब विल कैन बी विड्रॉन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पर्सन मेकिंग द विल। इसको क्या बदला जा सकता है? यस, इसको बदला जा सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली आपका ये करेक्टरिस्टिक ऑफ विल से डील करता है, इसको रिवोक करा जा सकता है, अल्टर्ड करा जा सकता है। रिवोकेशन आपका राइटिंग में होगा, साइन किस होगा, टेस्टेटर। टेस्टेटर से मैंने आपको बताया 2 विटनेस चाहिए होंगे, ठीक है ना। अब दोनों विटनेस क्या होने चाहिए, लॉ के टर्म्स में आउटसाइडर होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो, विल को अगर बंद कर दिया, टोन कर दिया, सम अदर पर्सन को दे दिया, so basically it can be maybe burnt, torn by the testator or by some other person in his presence by his direction with the intention of revoking the same। कहने का मतलब है, अगर मैं टेस्टेटर हूं तो मैं विल को फाड़ सकता हूं, जला सकता हूं, मेरी इच्छा है, ठीक है ना। मेरी डायरेक्शन होगी इसको बदलने के लिए, क्लियर है। इसका लीगलिटी क्या, कहने का मतलब ये लीगल रहेगा। डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसलिए आपको सेपरेट लीव हम डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कहने का मतलब है, जैसे मेरे को अपने बेटे के नाम करना है, बट मेरा बेटा यूट्यूबर है, काफी अच्छा पैसा कमा रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे ऊपर, इंडिपेंडेंट है, तो मेरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, उसकी इच्छा को ले या ना ले, मना कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एनफोर्सिबिलिटी, विल आपका एनफोर्सेबल कब होगा, टेस्टेटर के मरने के बाद। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल क्या जरूरी है? देखो जरूरी नहीं है, हाँ, बट एक स्टैम्प ड्यूटी होती है। स्टैम्प ड्यूटी कहने का मतलब है, जैसे आप सबने बेटा, आप सब वर्किंग में है, तो आपने एफिडेविट तो कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे आपको अपना नाम चेंज कराना है किसी डॉक्यूमेंट में, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कराने, किसी भी चीज के लिए, या फिर रेंट एग्रीमेंट बना रहे तो एफिडेविट जरूर बनता है। अब ये एफिडेविट 10 रुपए से 100 रुपए तक का होता है, क्लियर है ना, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए। बट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपका सिर्फ 2% है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में एक रजिस्ट्री दिखाता हूँ, ठीक है ना, उसमें डिटेल्स को हाइड कर दूंगा मैं, उस रजिस्ट्री में बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ विल क्यों जरूरी है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ विल आपके थ्योरी टर्म्स में आप नॉट लिख के आना अपना एग्जामिनेशन, बट इन रियल लाइफ इट इज नेसेसरी। कैसे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है? स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के तहत, 1899 के तहत जरूरी। क्लियर है ना चीज? सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। अगर मान लीजिए जैसे लोकल एरिया में ये होता है कि किसी के डेथ होने पे घर परिवार में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए घर के ही कुछ लोग बैठ के उसको हाँ। फैसला टाइप कर देते हैं। रिटर्न में ही वहाँ के लोग, स्टैम्प पेपर पे नहीं होता बट एक प्लेन पेपर पे होता है, 4-5 लोग लड़की की तरफ के होते हैं, 4-5 लोग लड़के के साइड के,
और कुछ भी वो डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन इसका, ये क्वेश्चन इसका, और वो सारे अपना साइन करते हैं प्रॉपर। क्या वो एक लीगल डॉक्यूमेंट की शेप होती है? होती तो है, बट अभी देखो होती है, मैं मानता हूँ, देखो होती है, बट जो मन है विचलित है। विचलित कहने का मतलब है किसी का भी मन बदल सकता है। अब सबने मिलके साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट, सबने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया, कल को कोई पर्सन गया कोर्ट के पास, सूट एप्लीकेशन उसने डाल दी, तो उसका मन विचलित हो गया, तो इस केस में हमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है ना? ज्यादा अमाउंट नहीं लगता ललिता, आपका 10 रुपए से लेके 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी। एक नॉर्मल एफिडेविट अगर आप देखेंगे तो बेटा रविंद्र आपने भी देखा होगा वेद व्यास, नॉर्मल ऊपर ब्लैंक पर पेज होता है जिसमें स्टैंप ड्यूटी एक 100 रुपीज का सिंबल होता है, ठीक है ना, वैसे 100 रुपीज का या 100 रुपीज का, उसके नीचे एक एफिडेविट होता है कि आई एम दिस पर्सन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ टेकिंग दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम योर साइड। क्लियर है ना ये अब चीज? इस केस में हाँ। जैसे फादर ने दिया, फादर के 2 बेटे रहे, एक बेटा एक्सपायर हुआ, हाँ। तो पोते के नाम कर दिया, हाँ। ठीक है। अब फादर की भी डेथ हो गई, अब उस केस में रजिस्ट्री किसके थ्रू होगी? फादर तो बेटे के थ्रू ही होगी। वो जाके अपना तहसीलदार के पास जाके करवा सकते हैं, जैसे एसडीएम ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कर देते हैं। ठीक है बेटा, आज तक क्लियर है? वेद व्यास, रविंदर, प्रियंका, यश, सगुफा, ठीक है ना? सो बेसिकली देखो, आप इसमें देखो एक लाइन को आप पढ़ो, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज नॉट कंपल्सरी बट रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द विल। तो कहने का मतलब क्या, आपकी विल की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। क्लियर है बेटा ये चीज आपको? बताओ बेटा, सगुफा, प्रियंका, यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? इसके बाद देखो आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ द विल। अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसे हो सकते हैं विल में? सबसे पहले आप देखो, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन इज इनवैलिड। अब ये इनवैलिड क्या है? देखो, मैं एलएलबी सेकंड ईयर में फिर से जा रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। सो डॉक्ट्रिन क्या होता है? डॉक्ट्रिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तो वेरियस डॉक्ट्रिन को मैं अभी से गो थ्रू करा दूं कि आइडिया लग जाए आपको एलएलबी सेकंड ईयर का। तो डॉक्ट्रिन एक गाइडिंग लाइंस होते, एक रूल्स होते, एक प्रोसीजर होते। कहने का मतलब है कि आपका जो ट्रांसफर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है वो इनवैलिड है। यस, आई एग्री। First of all, I have to transfer such property to the living person. Then, after unborn child comes to an existence, such property is transferred to the unborn child. क्लियर है बेटा रविंदर, वेद व्यास, आपको ये चीज? यस सर। जब बेटा मैं एलएलबी सेकंड ईयर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपकी, तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, जब प्रॉपर्टी लॉ पढ़ाऊंगा मैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ 1882, ठीक है ना, ये डॉक्ट्रिन में आता है, काफी सारे डॉक्ट्रिन है उसमें। बताओ बेटा वेद व्यास, रविंदर? यस सर, क्लियर। इसके बाद देखो, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन ऑन विल में, ट्रांसफर मेड टू क्रिएट परपेचुइटी। मैंने आपको बताया आपको 3 पीढ़ी तक मैं दे सकता हूँ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, यानी कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं परपेचुइटी इनफाइनाइट टाइम्स तक देता रहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ बेटा रविंदर, क्लियर है आपको ये चीज? ये वेद व्यास, यस, क्लियर है आपको? यस सर। यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है ना? अब इसके बाद बेटा वेद व्यास, आप बी क्वेस्ट का मतलब बताएंगे। बी क्वेस्ट वाइड, ये मतलब क्या है बेटा? मैं बताऊं? कंटिंजेंट का मतलब तो होता है कि जो फ्यूचर आने वाली लाइबिलिटीज होती हैं। हाँ, वेरी गुड बेटा, बट आई एम आस्किंग ऑफ सगुफा, बी क्वेस्ट। बी क्वेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम रविंदर आप बताएंगे बी क्वेस्ट का? नहीं, सॉरी। like a legacy, something which is inherited. हाँ, वेरी गुड, समहाउ रिलेटेड है, मैं बताता हूँ। बीक्वेस्ट का मतलब होता है
जैसे मैंने सन को प्रॉपर्टी दी, मैंने सन को प्रॉपर्टी दी, अब वो बेटा काफी अमीर है, यूट्यूबर है, ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ, देखो समझा करो ये चीज को, ये मत समझना कि मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। अब वो यूट्यूबर है, काफी अमीर बन चुका है, मेरे से भी काफी अच्छा डिपेंडेंट हो गया है, इंडिपेंडेंट मेरे मतलब डिपेंड मेरे ऊपर नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो अब वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देता है कि उस रिवोक कर देता है, वापस कर देता है। तो कहने का मतलब है अगर उस बच्चे ने प्रॉपर्टी को वापस कर लिया तो दोबारा से रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। अगर एक बार रिवोक कर दिया तो प्रॉपर्टी को वापस नहीं लिया जा सकता, उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। क्लियर है बेटा रविंदर वेद व्यास आपको ये चीज? ओके सर। ठीक है ना। सो बीक्वेस्ट आपका वर्ड है, इसके बाद बीक्वेस्ट लीगल पेयर है, बीक्वेस्ट यानी बीक्वेस्ट के भी बाद बीक्वेस्ट कर रहा हूं तो भी आपका वो क्या है, वर्ड है। कोई बिल फ्रॉड पॉइजन से ऑब्टेन किए, इम्पोर्टनिटी बेटा आपका एक वही है, अंडर इन्फ्लुएंस का एक टर्म है, ठीक है ना। विल एंड विल बीक्वेस्ट आपका वर्ड है, बीक्वेस्ट कंटीजेंट है वो भी आपका वर्ड है, बीक्वेस्ट मतलब हर जगह वर्ड। क्लियर है बेटा ये चीज? आगे चलूं मैं, बताओ बेटा। यस सर। इसके बाद देखो लास्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन विल। एक्सक्यूज मी सर, जो लास्ट पॉइंट है, bequest which is हाँ। based upon illegal and immoral condition is wide। bequest तो सारे कंडीशन में ही वाइड है ना, फिर यहाँ पर ये मेंशन क्यों किया ये थ्योरी वर्ड है बेटा, ये वेद व्यास, जैसे बीक्वेस्ट किसी डेथ पर्सन के थ्रू हो गया, एक तरह से थ्योरी टर्म बोला गया, तो इसको आप वाइड ही मानोगे, ठीक है। वाइड ही मानेंगे पूरा, ओके। इसके बाद देखो थ्योरी टर्म है बेटा, टाइप्स ऑफ विल बताया गया है। कॉन्करेंट विल क्या होता है, जो एक से ज्यादा विल होती है। जैसे मेरे पास एक से ज्यादा विल कहने का मतलब है मैंने नॉमिनी में एक बच्चे को बनाया, ठीक है ना। अब जैसे पीओए पावर अटॉर्नी है, जैसे सपोज दैट मदर है, ठीक है ना, मदर की डेथ के बाद जो पीओए का रजिस्ट्रेशन है, भाई भाई दोनों के बीच में एक रिलिक्विशमेंट डीड बनाया जाएगा। सो रिलिक्विशमेंट डीड में जो विल होगा वो कॉन्करेंट कर दिया जाएगा, यानी कि दो भागों में बांट दिया जाएगा। तो कॉन्करेंट विल क्या होता है, सिंपल आप ऐसे समझेंगे, दो या दो से ज्यादा का विल। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो कंटीजेंट विल, जो किसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे बेस्ड है, जैसे कि आपका रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अगर जीत जाए तो उसके बाद विल बेटे को दे दी जाएगी, तो जब आरसीबी जीतेंगे तब उसके बाद उसको विल दे दी जाएगी। फिर आता है जॉइंट विल। जॉइंट विल क्या होता है, जैसे कि भाई भाई दो भाई हैं तो उनके साथ दो विल बना दी गई। म्यूचुअल विल क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग पे विल है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट आता है प्रिविलेज विल। प्रिविलेज का मतलब बता बेटा, किसी को आइडिया? सगुफा प्रियंका, प्रिविलेज का मतलब किसी को यस कुछ सर। आइडिया हो? बेनिफिट्स देना सर किसी को। बताओ बेटा। प्रिविलेज का मतलब होता है जब हमें क्या कहते हैं, कोई ऑलरेडी फैसिलिटीज मिली हुई होती है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? कैसे बेटा प्रिविलेज? बताओ बेटा रविंदर, आप प्रिविलेज विल कुछ आइडिया आ रहा हो? स्पेशल राइट सर, हाँ स्पेशल मतलब राइट। उसको और विशेष पोजीशन दे किसी को, जो है ना, जब हमें एडवांटेज मिल रहा होता है, Special जो जैसे है। जैसे हाँ, प्रिविलेज एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। तो प्रिविलेज विल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रिविलेज विल क्या होता है सगुफा, ध्यान से समझेंगे। अब जैसे सोल्जर, ठीक है ना, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हम राइटिंग में नहीं दे सकते हैं विल। अब जैसे सोल्जर, अब एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन, वो मतलब युद्ध के समय, फाइट के समय सोल्जर ने किसी और सोल्जर को विल ट्रांसफर की, कैसे? वर्बली, यानी कि एक इंपॉर्टेंस प्रिविलेज देते हो तो उसे प्रिविलेज विल कहा जाता है। क्लियर है? बोला एक दूसरे सोल्जर को कोई, क्लियर है? बताओ बेटा सगुफा। यस सर। प्रिविलेज विल आया समझ में? प्रिविलेज विल का मतलब है एट द टाइम ऑफ फाइट, कोई आर्मी है, आर्मी का पर्सन है, सोल्जर है,
उस सोल्जर ने किसी सेकंड पर्सन को, ठीक है ना, एक विल ट्रांसफर कर दिया। वो विल कैसे ट्रांसफर की? वर्बली। राइटिंग में फाइट जब हम कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइट के समय हम राइटिंग में तो कर नहीं सकते, तो हमने वर्बली क्या कर दिया? विल को ट्रांसफर कर दी सेकंड पर्सन को। उसको क्या बोलते हैं? प्रिविलेज विल बोलते। सर यहाँ पे हाँ बताओ जब बेटा। हम वर्बली ट्रांसफर कर दे तो वो प्रिविलेज हो जाती है। मीनिंग है हाँ, स्पेशल पर्सन को क्या बेटा? ये इसका जो अभी आप बता रहे हो कि वह भी कहते हुआ, यू आर कोटिंग एग्जांपल टू दिस, या इसका मीनिंग ही ये है? अगर आप गूगल में भी जाएंगे सिंपल तो भी यही लिखा है, मतलब पर्टिकुलरली Particularly है यही कि है। वॉर टाइम पे एक सोल्जर हाँ। दूसरे को वर्बली कुछ विल ट्रांसफर करता है तो उसे testamentary type मतलब हाँ ये देता है, तो वो आपका वो प्रिविलेज विल। privileged will है। हाँ ओके ठीक है ना, So sir, क्लियर है in a बेटा ये general way, चीज? in a general हाँ way, हाँ सर, can we define it हाँ like हाँ that? In a special situation, if will is transferred via verbally, then we can say it's privilege will. यस In a special situation, this is Yes, not only yes. applicable for soldiers only. In any special situation, हाँ we करेक्ट है can say बेटा, privilege. Okay. Okay. ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सोल्जर, बस स्पेशल जी। केसेस में अगर कोई वर्बली दे दिया तो उसे जी। प्रिविलेज विल कहा जाए। मैंने एक एग्जांपल जोड़ा बेटा सोल्जर का, हाँ, सपोज कोई ठीक है एक्सीडेंट ना, हो गया, कोई मर रहा है, कोई नहीं है उस टाइम, किसी पास हाँ वाले तब कोई भी वो बोल दिया, प्रिविलेज है, हाँ, तब भी वह प्रिविलेज होगा। जी। प्रिविलेज ही Yes. होगा, ठीक है ना, ओके, थैंक यू। क्लियर है ये बेटा? तब भी वेद हो व्यास सकता है समय क्या सर, बोलो बेटा? अगर कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना चाहता है, वो किसी आउटसाइडर जो उनके क्लोज हो, तो उन्हें अगर वर्बली ट्रांसफर करे, इसे माना जाएगा हाँ प्रिविलेज? दे सकता है, बस वो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बेटा उस केस में, ठीक है ना, वो वर्बली के साथ रजिस्ट्रेशन आउटसाइडर दोनों होना चाहिए, ठीक है ना, ओके सर। क्लियर है बेटा? अब जैसे किसी ने मार्स प्लेनेट में प्रॉपर्टी ली है तो उसका उसके पास रजिस्ट्रेशन तो होगा, तभी तो दिखा पाएगा वो कि मार्स प्लेनेट पे मैंने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखी है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो रहा बेटा, स्त्रीधन। व्हाट डू यू मीन बाय बेटा स्त्रीधन? सगुफा कुछ आइडिया आपको स्त्रीधन के बारे में? तो आई थिंक जो अमाउंट जो लड़की की शादी होती है वो अपने साथ लेके आती है। जैसे आपके मुस्लिम लॉ में बेटा डॉहर कहते हैं जिसे, तो आपको तो पता ही होगा मेहर और डॉहर के बारे में, हाँ जी। ठीक है ना। सो बेसिकली हिंदू लॉ में एक स्त्रीधन होता है। स्त्रीधन का क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे वाइफ है, अब जैसे मेरी शादी हुई बेटा, तो वाइफ अपने साथ ज्वेलरी का एक नेकलेस का सेट लाई, या सपोज स्त्रीधन क्या होता है? नेकलेसेस होते हैं, आप ये समझो, ठीक है ना। सो डाउरी क्या होता है? जो एक डिमांड की जा सकती है, किससे? वो ग्रूम की फैमिली से, ठीक है ना, फिर ग्रूम से। बट स्त्रीधन क्या होती है? स्त्रीधन एक प्रॉपर्टी है वुमन का, जिसका उसका एक एब्सोल्यूट राइट होता है, ठीक है ना, एक लिमिटेड राइट होता है जो अपने साथ लाती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँ इससे स्त्रीधन में क्या होता है। जैसे एक कप ये शादी हुई, मैरिज हुई, तो उस समय जो स्त्री के मतलब वो ब्राइड के जो दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव आए, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो वो भी उसमें भी उसका एक एक्वायर हो गया राइट, किसका? स्त्री का, ठीक है ना। सो स्त्री धन कंप्राइज ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द वे ऑफ गिफ्ट प्रेजेंट गिवन टू द वुमन बाय हर पेरेंट्स, हस्बैंड, क्लोज रिलेशन ऑफ पेरेंट और हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज और अदर ओकेजन। सो बेटा इसमें केस स्टडी आया था, ठीक है ना। केस स्टडी में क्या समझाया गया है, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ोगे आप कि जो मेरी एक वाइफ औरत की शादी हुई, शादी में वो अपने साथ ज्वेलरी लाई, तो उसने जो सास है उसने बहला फुसला के सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली। जो बहला फुसला के सारी ज्वेलरी अपने पास रखी, ठीक है ना, तो वाइफ ने क्या करा? कोर्ट केस कर दिया, और वो सास कहते नहीं ये तो ज्वेलरी मेरी हो गई। तो आप बताएंगे बेटा वो ज्वेलरी क्या वाइफ की होनी चाहिए कि सास की होनी चाहिए? वाइफ की सर होगी वाइफ सर। की होगी, और वाइफ स्त्रीधन की जो वाइफ है की बोलेगी होनी। कि वाइफ जो हाँ हाँ बोलेगी कि बोलो। ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा है, तो वो मान लिया जाएगा कि हाँ ये इसका सिटीजन है। हाँ करेक्ट है बेटा, ठीक है ना, करेक्ट बोला एकदम रविंदर जी ने, ठीक है बेटा।
अब इसके बाद देखो ग्रेचुटी ऑफ स्टफ गिवन इन सेरेमनीज ऑफ सुलेखा। जितना भी मैरिज में ग्रेचुटी दिया जाता है, मैरिज में क्या क्या दिया जाता है मैं जैसे बताता हूँ। वाइफ जैसे खैर दूल्हे की तो जो नेक वो चेन आ गया, रिंग आ गया, वो तो दूल्हे की है, ठीक है ना, उसमें वो ले सकता है। बट हाँ, वाइफ के साथ उसका जो नेकलेस का सेट आया है, या फिर एक ज्वेलरी वो नेकले वो आया है, चेन आया, गोल्ड की चेन आई, गोल्ड की रिंग आई, तो सारी चीजें क्या होती है, सुलेखा होती है, सुलखा सुलखा जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेचुटी गिवन इन मैरिज। क्लियर है। अब बेटा स्त्री धन में क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी आ गया, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई रिलेटिव आया, अब वो लड़की को इतना अच्छा मानता है, चाचा या मामा मान लो, चाचा तो खैर देगा इन लड़की को, मामा है, ठीक है ना, मामा है, उसने अपनी भांजी को इतना अच्छे से ट्रीट किया, उसने कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा ही दे दिया, ठीक है ना। तो क्या वो प्रॉपर्टी का हिस्सा भी स्त्री धन में कैलकुलेट किया जाएगा बेटा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा सर, क्या जाएगा किया सर? जाएगा। किया जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी सेविंग हो, कोई आउटसाइडर स्ट्रेंजर, ठीक है ना, कोई रिलेशन ऑफ मनी प्रॉपर्टी गिवन दे रहा है मेंटेनेंस के बिहाफ पे, कोई सेविंग है या परचेज किया गया स्त्री धन के लिए, तो ये सारी किसके बिहाफ पे होती है, स्त्री के लिए होती है। क्लियर है बेटा ये चीज? अब देखो बेटा इसमें दो और चीजें आती है, जैसे हमने साप पिंडा रिलेशन पढ़ा था, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्त्रीधन। दो तरह के स्त्रीधन क्या क्या है। सबसे पहले स्वाधिक्य, स्वाधिक्य और नॉन स्वाधिक्य। स्वाधिक्य क्या होता है, जो लव एंड अफेक्शन से दिया गया है, जैसे कोई मामा आया, चाचा आया, ताऊ आया, उसने लिफाफा दिया पैसों का, ठीक है ना, तो ऐसे तो वुमेन का होता है, पर मेल ही रख लेता है उसे। इसके बाद देखो नॉन स्वाधिक्य, ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्त्रीधन सच एज गिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय सेल्फ एक्सर्शन और द मैकेनिकल आर्ट्स। कोई मैकेनिकल आर्ट से, जैसे किसी ने पेंटिंग दे दी, कुछ भी दे दिया, किसी स्ट्रेंजर ने आके घड़ी दे दी, ठीक है ना, या कोई ब्यूटी का बॉक्स दे दिया, तो ये सारी क्या स्त्रीधन में आता है। स्त्रीधन के टू टाइप्स हो गए। अब बेसिकली नॉन स्त्रीधन comprised of she inherited from male or female relation or property received at the time of partition. So woman was the limited owner of this property. कोई भी अगर प्रॉपर्टी आती है नॉन स्त्रीधन में, तो वुमेन का इस पर एक लिमिटेड ओनरशिप होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है जो स्त्रीधन उस प्रॉपर्टी का यूज, एक्वायर, ठीक है ना, या फिर डिस्पोज भी कर सकती है, वो इसकी इच्छा है। क्लियर। अब इसको बेटा जो स्त्रीधन है, इसको किस प्रॉपर्टी में अच्छे से समझाया गया, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। ये जो आपका लॉ है, ये आपका एलएलबी थर्ड ईयर तक कहीं भी नहीं आएगा, बस एक बोली गई है बात। क्लियर है बेटा यहां तक? बताओ बेटा रविंदर वेद व्यास, यस चलू मैं आ गया। क्लियर। यस सर। इजी टॉपिक है बेटा, हिंदू लॉ मैंने आपको बोला भी था, हिंदू लॉ इजी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो स्त्रीधन अंडर क्रिमिनल लॉ। अब ये स्त्रीधन और क्रिमिनल लॉ से क्या रिलेट करता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, डाउरी और स्त्रीधन में काफी फर्क है। डाउरी को क्या है, डिमांड से रिलेट किया गया है, जो ब्राइड साइड से लिया जाता है, और स्त्रीधन क्या एक वॉलेंट्री गिफ्ट है, जो ब्राइडल साइड से ब्राइड को दिया जाता है, वॉलेंट्री गिफ्ट। क्लियर है? सो बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या बेटा? कुछ नहीं सर। अच्छा, सो बेसिकली डाउरी एंड स्त्रीधन एक एलिमेंट है किसका, डिमांड का, अंडर इन्फ्लुएंस और कोर्जन का, जो आपका एब्सेंट भी रहता है, मतलब किसी किसी केस में प्रेजेंट भी और किसी केस में एब्सेंट भी है। इसके बाद देखो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या आता है, वही मैंने आपको जो एग्जांपल लिया था, प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। कहने का मतलब है इस केस में भी क्या होता है, प्रतिभा रानी और सूरज कुमार ये मेल एंड फीमेल है, तो प्रतिभा रानी ने अपनी ज्वेलरी घर में छोड़ी हुई थी, तो ये सारी की ज्वेलरी किसने रख ली थी, सास ने। अब सास क्या कर रही है, उसका मिस अप्रोप्रिएशन कर रही थी, ठीक है ना। सो बेसिकली जो नेकलेस का सेट वाइफ अपने साथ लाई है, उसका पूरा का पूरा अधिकार किसके पास होता है, फीमेल पर्सन के पास होता है, ठीक है ना।
So basically, a wife can file a case of criminal breach of trust or misappropriation under Section 50405 and 406 of लॉ ऑफ क्राइम, इंडियन पैनल कोड जिसे लॉ ऑफ क्राइम बोला जाता है। क्लियर है? तो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या आता है बेटा, आपका श्रीधन भी इंक्लूड किया गया। क्लियर है बेटा? रविंदर, वेद व्यास, यस, प्रियंका, सगुफा, यस सर। यस सर। ठीक है ना? अच्छे से आए ना बेटा? श्रीधन कोई पूछे तो बता सकते हैं आप? यस सर, क्लियर। अब इसके बाद देखो बेटा गिफ्ट। सो गिफ्ट आप एलएलबी सेकंड ईयर में दोबारा से पढ़ेंगे। किस टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा? जो टॉपिक है दिए गए, इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? इससे एक ऑनरियस गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना? सो गिफ्ट क्या होता है बेटा आपका? ये गिफ्ट पर्सन अगर प्रॉपर्टी डाइज हो जाता है तो ये विल के थ्रू भी दिया जाता है या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू भी दिया जाता है। अब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हाइल द पर्सन इज अलाइव, सो बेसिकली गिफ्ट कब दिया जा सकता है? जब पर्सन जिंदा है। क्लियर है यहाँ तक? सपोज दैट मैंने किसी पर्सन को प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट में दे दी, ठीक है ना? जैसे आप देखते हो आए दिन न्यूज में आता है, कोई बिलियनियर है, उसने अपने किसी फैमिली में किसी मेंबर को प्रॉपर्टी दी, नहीं सारी प्रॉपर्टी अपने किसी नौकर को दे दी, ठीक है ना? सो बेसिकली गिफ्ट कब तक दी जाती है? जब प्रॉपर्टी, जब इंसान जिंदा है, अलाइव है। मरने के बाद कोई प्रॉपर्टी में गिफ्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? सो बेसिकली मैंने आपको डिस्कस किया बेटा, प्रॉपर्टी लॉ में इसको पढ़ेंगे, दिखा रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 122। सो बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अभी हम बस ऊपर से पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना? हम जब एलएलबी सेकंड ईयर है तो इसे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना? सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गिफ्ट के बारे में बताया। गिफ्ट इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज मेड वॉलेंटरी विदाउट कंसिडरेशन। कहने का मतलब है, मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक क्लासों में बताया था जब डेमो क्लास थी कि जैसे मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो उसकी इच्छा है कि वो वापस से मुझे गिफ्ट देना चाहे या फिर नहीं देना चाहे। सो गिफ्ट क्या है आपका? मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से डील करता है, जो वॉलेंटरी दिया जाता है बिना किसी कंसिडरेशन के, जिसमें दो पार्टीज होते हैं। कौन सी होती है बेटा दो पार्टीज? डोनर एंड डोनी। बताओगे बेटा रविंदर, वेद व्यास? डोनर एंड डोनी सर, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। जो एक्सेप्ट करता है, दो होने चाहिए। तो इसमें बेटा दो आते हैं आपके, डोनर और डोनी आते हैं। डोनर जो प्रॉपर्टी को दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, और डोनी जो ले रहा है, ठीक? अब इसके बाद देखो, अगर एक्सेप्टेंस मेड की गई है लाइफ टाइम ऑफ डोनर तो आपका कैपेबल है देने के लिए। अगर एक्सेप्टेंस से पहले ही जो लेने वाला है वो गिफ्ट, मतलब लेने वाला मर गया, डोनी मर गया, तो गिफ्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी को गिफ्ट दिया जा सकता है। सबसे पहले सेपरेट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो मिताक्षरा में आता है वो दिया जा सकता है। कोई इंटरेस्ट दिया जा सकता है, किसका? को पार्टनरी का। इसके बाद देखो स्मॉल पोर्शन ऑफ को पार्टनरी प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फादर। कोई स्त्रीधन हो गया वुमेन का, ठीक है ना? कोई विडो हो गई, सर्टेन केसेस में जो डिस्पोज हो गई है, स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हर और हस्बैंड, शी कैन नॉट डू सो बाय विल, यानी कि एक विडो को दे दिया गया, ठीक है ना? विधवा औरत है, उसको प्रॉपर्टी, मतलब विधवा औरत कहने का मतलब है अगर हस्बैंड मर गया तो विधवा का वैसे अधिकार उस पर तो होता है, बट अगर उसको प्रॉपर्टी से डिस्पोज, बेदखल कर दिया गया तो बेसिकली उसमें भी क्या ले सकते हैं हम? गिफ्ट को दिया जा सकता है, ठीक है ना? विधवा को दोबारा से दिया जा सकता है गिफ्ट। इसके बाद देखो लास्ट में क्या रहा? ऑल इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी, इम्पार्टेबल अनलेस देयर इज अ स्पेशल कस्टम प्रोहिबिटिंग alienation or tenure of such nature, it cannot be alienated. So basically it is a joint family property which is by ancient custom held by one person, not liable, impartible property जिसका पार्टीशन नहीं किया जा सकता। So basically ये भी प्रॉपर्टी आपका जब तक ये अलाइनेटेड नहीं हो सकता, यानी कि जब तक एक स्पेशल कस्टम नहीं होगा इस प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
क्लियर है बेटा? बताओ ये चीज, यस सर। बताओ बेटा। अभिषेक, अभिषेक LLB सेकंड ईयर का था। बताओ बेटा रविंदर, वेद व्यास। क्लियर है सर। यस सर। अभिषेक बहुत बहुत अच्छा है पढ़ने में। अभिषेक, संदीप काफी, इन्होंने काफी अच्छा 78% आए थे बेटा इनके LLB फर्स्ट ईयर में। सो देखो आप, कंडीशन फॉर अ वैलिड गिफ्ट में कंडीशन क्या क्या है, मैं चाहता हूँ बेटा आप सबका जो बैच है काफी मार्वलियस बच्चे हो आप सब, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबके 75% से अब आए, ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए, मैं मई तक कोर्स करा दूंगा। मई के बाद बेटा जून का जो महीना मैं रिवीजन के लिए रखूंगा, 1 महीना तो मैं रखूंगा, ठीक है ना? उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे। कोई भी आपका डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो मैं दोबारा से उसे गो थ्रू करा दूंगा, ठीक है ना? पर मैं ये चाहता हूँ बेटा आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, तो इस बार आपको 75 से वो सभी को लाना, बैक की कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी आप, ठीक है? आ सकता है बेटा पेपर, देखा आपने पेपर का जो लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आपका MCQ पेपर। क्लियर है बेटा रविंदर, वेद व्यास? यस यस सर। यस सर। ठीक है ना? सगुफा, प्रियंका लाना है ना बेटा 75% से ऊपर, जी यस सर। सर। कि बैक लानी है? नहीं नहीं। बैक मत लाना है। देखो बैक लाने से क्या होगा मैं समझाता हूँ। बैक लाने से ना आप दोबारा से पे करोगे उसके रजिस्ट्री से। यार आप सब बेटा जॉब वाले बंदे होगे, मुझे इतना पता है। अब बेटा जॉब वाले बंदे के लिए ना, हम जैसे लोगों के लिए छुट्टी लेना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। छुट्टी के लिए परमिशन लो, फिर छुट्टी लेके कहाँ जाओ? मथुरा जाओ। यहाँ भी नहीं, मथुरा। तो खुद सोच लो, ये चीज आपके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगी, ठीक है ना? सो बैक की सिचुएशन आपको सोचनी नहीं, किसी भी हाल में नहीं सोचनी, ठीक है ना? आराम से आपके आपके पास कुमार की क्वेश्चन बैंक यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना? आज नहीं तो मैम अवेलेबल है, से क्वेश्चन बैंक शायद प्रिपेयर में पूछ लूंगा, ठीक है ना? क्लास एंड के बाद अगर होगा तो इसी हफ्ते में प्रोवाइड कर दी जाएगी सबकी। सबकी किसकी? हर हर बुक की, ठीक है ना? मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, सारे बच्चे ऑलमोस्ट, तो फिर से बता देता हूँ। एक शुभम नहीं है, जैसे पहले था एक शुभम आया था, बस एक न्यू और एक वाल्मीकि मिश्रा। तो बेटा आपके जो एग्जाम होंगे वो हर दिन अलग अलग होंगे, ठीक है ना? 2-2 दिन गैप होगा, या एक दिन का भी गैप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 8 एग्जाम है बेटा, 8 एग्जाम, आपको 8 दिन मथुरा जाना पड़ेगा। क्लियर है ना बेटा रविंदर, वेद व्यास, आपको ये चीज? यस सर। तो मेरा तो मानना है बेटा अगर आप जाएंगे तो एक स्टे ही ले लेना उधर 8 दिन के लिए, एक 1 वीक का पूरा, ठीक है ना? फिर आपके लिए अगर पॉसिबल होगा, खुद की कार है तो सब, इससे बढ़िया क्या है बेटा, मथुरा में जाइए और आइए। हाँ, यदि 120, कंटिन्यू रहा तब तो रहना बेटर होगा सर, यदि गैप होगा तो अप एंड डाउन बेटर हाँ रहेगा। हाँ बेटर रहेगा। 150 किलोमीटर पे होगा सेंटर, मुझे इतना आइडिया, जी। जी। ठीक है ना? 150 किलोमीटर जाना और आना दोनों, तो जी। 150 किलोमीटर ड्राइव कर सकता है आराम से कोई भी, हाँ, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है रविंदर? आपको बेटा डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो सर। यस क्लियर है बेटा ऑल थिंग? सगुफा, प्रियंका, जी सर क्लियर है। क्लियर है ना बेटा? तो देखो आप, इसके बाद कंडीशन ऑफ वैलिड गिफ्ट में कैपेसिटी क्या क्या है गिफ्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आपका हिंदू मेल या फीमेल होना चाहिए, फिर आपका मेजर या फिर साउंड पर्सन होना चाहिए। अब इसके बाद जब मैं गिफ्ट दे रहा हूं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो मेरा क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन बाय 2 विटनेस। क्लियर? मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवरी से दिया जा सकता है, ठीक है? इसके बाद देखो कंडीशन ऑफ गिफ्ट का एक वर्ड है, जैसे अगर मान लो प्रॉपर्टी को कोई गिफ्ट को नहीं लेना चाहता है, अलाइनमेंट यानी रिवोक कर रहा है, तो एक वाइड कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद देखो किसी क्रेडिटर से पैसा प्राप्त नहीं किया गया है तो उसको गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। कोई गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वो किस में आता है बेटा? मेड अंडर क्वाजा मोटिव, यानी कि बिफोर द डेथ, डेथ से पहले कोई गिफ्ट है तो आपका वैलिड होता है। अनबोर्न चाइल्ड का आपका अलाउड है, मैंने आपको बताया है, रूल ऑफ परपेचुटी एप्लीकेबल नहीं है। ऑक्शनेबल क्लेम, बेटा ऑक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? वेद व्यास, रविंदर, आपको कुछ आइडिया? सगुफा, प्रियंका, बताओ। यस
एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? जिस व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम? जिस जिस गिफ्ट में जो है कोई दूसरा क्लेम कर सकता है, विच इज समटाइम बिलोंग्स टू मनी, अदर्स आल्सो। जैसे मनी। हाँ, जैसे मैं कोई चीज दे रहा हूँ, उसमें दूसरे का भी हिस्सा हो जो मेरा ना हो, सुन ली तो क्या इसका एग्जांपल लेना चाहें वेद व्यास तो क्या देंगे बेटा? सर अनडिवाइडेड सपोज मैं अपने प्रॉपर्टी। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, ठीक है ना? सो मनी भी ऑल्सो इंक्लूड देयर। एक्शनेबल क्लेम बेटा हम प्रॉपर्टी लॉ में सेकंड लॉ एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी हो गया और मनी हो गया, ठीक है ना? इसके बाद देखो कंडीशनल कंटिजेंट एंड कंडीशनल गिफ्ट आर वैलिड। कंडीशन इसमें इलीगल नहीं होना चाहिए। गिफ्ट आपका रिवोक किया जा सकता है किसके द्वारा? डोनर के द्वारा। क्लियर है बेटा ये चीज? अब बेटा कुछ स्क्रीनशॉट लिए गए थे मेरे द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के, ठीक है ना? मैं देख रहा हूं, अगर एक्सेल शीट बना रहा हूं मैं, अगर बन गई आपकी बेटा तो एक्सेल शीट में प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको बेटा दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है ना? जैसे ब्लू ब्लू जिसमें है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। ब्लू ब्लू इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है हिंदू इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज। क्लियर? इसके बाद देखो बेटा आपका जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है समझो आप। ये सेक्शन लर्न करने बेटा, देखो सेक्शन आएंगे, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ, ये भी मत सोचना कि पूरा पेपर सेक्शन से भरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम लॉ का पेपर सेक्शन से भरा हुआ था, मैं इतना कहूंगा। वो मुस्लिम लॉ कराने के बाद पेपर दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना? आपके जो सेक्शन 80 मार्क्स 100 मार्क्स के पेपर में 20 से ज्यादा सेक्शन नहीं आ सकते, ठीक है ना? सो बेटा देखो, आप जैसे आप इस लॉ को पढ़ते हो तो ये बेटा ये चीज याद रखे रहना, मैं करा नहीं रहा पर आपको खुद से भी करना है कि किस दिन क्या लॉ आया था, किस दिन किस इंप्लीमेंट किया था, अनेक्टेड किया गया था, ये पढ़ना यार है, ठीक है ना? जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया? 56, सॉरी 56। माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप आपका 56 में आया, ठीक है ना? ये सब गिवन है। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कब आया? मेंटेनेंस ऑफ वाइफ किस सेक्शन में है? ये सारे सेक्शन से दिए गए बेटा, ठीक है ना? क्लियर है? बताओ ये चीज आपको। यस सर। बताओ बेटा सगुफा प्रियंका, क्लियर है? मैं पेपर दिखाऊं 10 मिनट के यस लिए? सर। अब बेटा जिसने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है फिर आज देख लेगा पेपर को, ठीक है ना? एक बार 1 मिनट बस। एक मिनट बेटा, ठीक है ना? आप सब लिया करो यार क्लास, समझा करो मेरी बात। क्लास से बेटा आपका ही बेनिफिट है। अब यार एक बात बताओ, आपको आप जो फीस पे कर रहे हो उसमें क्लासेस मिल रही तो क्यों नहीं लेते आप लोग? गलती आप लोगों की है ना, क्लास नहीं ले रहे ना बेटा, आपको प्रॉब्लम होगी। प्रियंका सगुफा सुन रहे हो ना आप? जी और सर। बच्चे तो डेली क्लास लेते हैं। रविंदर वेदव्यास ऐसी एक भी क्लास मिस नहीं की मेरे हिसाब से, तो सारी मेरे को अच्छा लगता है भाई। देख संडे 2 घंटे तो देना है यार, और वो भी घर से ही ले रहे हो, इधर तो आना ही नहीं आपको। सर इधर डेली आना तो क्लास, अलग बात है। क्या डेली बेटा? क्लास होती है? संडे क्लासेस संडे डेली? संडे डेली, संडे डेली, ओह, संडे डेली, ओके संडे ओके। हर डेली। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? आओ बेटा सगुफा प्रियंका कभी क्लास लेने आओ, रविंदर वेद व्यास इधर द्वारका मोड़ एकेडमी में बेटा, तो मैं भी मिल लूंगा सबसे। यस सर, एक बार तो आएंगे, फेस टू फेस होंगे। आओ बेटा, अभी थोड़ा भाई दूर तो पड़ेगा फेस टू जी। फेस अच्छा लगता जी है ना मिलने में। जी। अभी मैं आपके इस बैच में ललिता और हितेश से मिल चुका हूँ बस। आपके एलएलबी द्वारका वाले में आई थी क्लास, वो सॉरी बुक्स लेने के लिए मैम से। फिर आए, फिर आप बेटा सगुफा। यस सर, मैं भी आके बुक्स वगैरह लेके जा चुकी हूँ। मैं भी 2-3 बार आई हूँ वहाँ पे, बट क्लास हाँ नहीं ली मतलब मैंने। संडे, हाँ मतलब संडे नहीं आना, वैसे आके चले जाना है। संडे क्यों खराब करना है ना सगुफा?
ऐसा कुछ भी है सर। अरे लो बेटा, मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे को पता तो चले बेटा क्यों पढ़ाता हूँ। अभी कल को कोई कहीं मेट्रो में मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं क्या सर हम आपसे पढ़े को, अच्छा मेरे से पढ़े हो क्या? ठीक है ना। देखो आप, अब मैं पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक, एक मिनट बेटा, ये मैंने नीतू मैम को सेंड कर रखा है। ठीक है ना। मुस्लिम लॉ के नोट्स मिल गए थे बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर, मिल गया। बेटा आज मैं एक लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना। पेपर का वो लिंक है, वो आप रखेंगे अपने पास। सपोज दैट, क्योंकि उस लिंक में अपडेटेड हो रहे हैं पेपर, जो अपडेटेड पेपर है ना वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो बेटा एग्जाम का पेपर आपको दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है बेटा? सगुफा, प्रियंका, दिख रहा है एग्जाम पेपर? जी सर दिख रहा है। तो बेसिकली फैमिली लॉ 1, यानी फैमिली लॉ में 2 लॉ होते हैं। ठीक है ना। ये बच्चे का रोल नंबर है, उसका कॉलेज कहाँ सेंटर पड़ा था, नेम ऑफ कॉलेज। ठीक है ना। वो आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। बट हाँ, मथुरा में पड़ेगा सेंटर में, इतना कह रहा हूँ। और मथुरा के स्टार्टिंग में पड़ेगा, ये नहीं कि एकदम एंड में एकदम जाओगे, ऐसा नहीं है। 150 या 140 किलोमीटर से यहाँ से, तो आप ट्रेवल कर सकते हो उतना। सो बुकलेट में बेटा आपके 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मैंने आपको बता ही रखा है पहले। ठीक है ना। इसके बाद देखो पेपर कुछ आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, जैसे हिंदू सक्स, मैंने देखो ये कहा है, देखो अगर मैं नहीं करा पा रहा तो बेटा आप खुद से भी करो। हर चीज मैं नहीं करा सकता, हाँ मैं हेल्प करा दूंगा, टेंशन मत लो, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है ना। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट आपका कब आया बेटा? दिख रहा है रविंदर वेद व्यास आपको ये चीज पेपर? यस सर, यस सर। ठीक है ना। जो अभी एलएलबी सेकंड में है, वो एलएलबी फर्स्ट ईयर का उन्होंने पेपर दिया है मुझे। ठीक है ना। सो को पास ने मिताक्षरा में कौन होता है? बाय बर्थ डॉटर, बाय बर्थ सन, तो सी ऑप्शन है। ठीक है ना। मिताक्षरा में हिंदू और सक्सेशन एक्ट कहाँ अप्लाई होता है? देखो मैंने आपको हिंट दिया था, जब ऑल ऑफ अबो आता है ऑल ऑफ अबो में टिक कर दो, जब आपको कंफ्यूजन। ठीक है ना। एग्नेट्स कहाँ है? देखो वही क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन पूछा कि नहीं पूछा रविंदर वेद व्यास आपसे? आ गया सेक्शन। ठीक है। सगुफा, प्रियंका दिख रहा है? जी सर। यस तो सर। बेटा लव मिश्रा की क्लासेस जो मैं इधर कराता हूँ उससे आता है, ऐसा नहीं है। काफी हद तक आ गए, क्लासेस को बेकार मत समझो, आप समझो मेरी बात। ठीक है ना। जो आप पढ़ेंगे वो सारी चीजें देखो, 3E में क्या आता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो धीरे धीरे पेपर को स्क्रोल कर रहा हूं मैं, देखते रहो आप। मर्डरर को डिस्क्वालिफाइड किया जाता है इनहेरिटेंस से, यह भी पढ़ा है मैंने। ये सेक्शन देखा, वो जनरल प्रोविजन में था ना, सेक्शन अभी क्या है। तो ये नोट से मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि हिंदू लॉ तो सर आपके नोट से आता है, साफ बोला। ठीक है ना। 2 साल से तो यही हो रहा है। फिर सेक्शन 3F किससे रिलेट करता है आप देख सकते हो बेटे, सेक्शन आपको पढ़ के जाना। अब आप बताएंगे बेटा रविंदर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? रविंदर आप बताएंगे, हमने किया है बेटा ये चीज, कौन बताओ बेटा। इट्स ऑल अपडेट सर। हाँ वेरी गुड, डी। तो बेटा क्लास में किया है रविंदर वेद व्यास की नहीं किया है हमने? किया सर, किया। ठीक है ना। तो क्लास इफेक्टिव थी आपके लिए कि नहीं थी? तो ये कुछ बिल्कुल चीजें बिल्कुल है मतलब सर। कुछ चीजें बिल्कुल अलग effective। होंगी, देखो मैं मानता हूँ। देखो अब सारी चीजें तो आएंगी नहीं बेटा, तो इस कुछ चीजों में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हो, छोड़ना एक भी नहीं। 80 मार्क्स का करके आना है। जैसे वेदास कितने थे बेटा रविंदर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? 4 चार। वेड्स। 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना। इसके बाद देखो गिफ्ट किस में ट्रांसफर, वो किस में गिफ्ट को डेफिनेशन दिए बेटा? अभी पढ़ा है क्या ये क्वेश्चन? एग्जाम में नहीं आया, मैं बच्चों से पूछता हूँ ये चीज। क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम में आया है कि नहीं आया? जो नोट्स में अभी पढ़ा, बताओ बेटा रविंदर वेद व्यास। और इस बच्चे ने टिक भी किया है, मैंने पढ़ा रखा है सब। ठीक है ना। जो टिक, तो सगुफा वेद, ये सगुफा और प्रियंका ये आपके लिए है। ठीक है ना। मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा बेटा, कोई बताएगा मुझे? सर जो द जूनियर मोस्ट कोऑपरेटिव।
सीनियर मोस्ट, या ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बेटा आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। तो आप ऐसे बता सकते करता है, सर। ठीक है ना। हाउ पार्टीशन कैसे होता है, देखो जो हिंट देता हूँ ना बेटा मैं क्लासेस में, क्या हिंट देता हूँ, जैसे ऑल ऑफ अबो है तो बेटा हम हमारा ह्यूमन माइंड है, अब आप हर चीज को कर नहीं सकते तो डी ऑल ऑफ अबो रख देंगे हम। जब आपकी लास्ट क्लास से होते आएगा सर, तो सी आएगा, हाँ सी। सी है ना, हाँ वही तो बताया ना मैंने, मैं ऑल ऑफ अबो की बात कर रहा हूँ बेटा। जी। जब लास्ट क्लास होगी तो मैं फेस रिवील करके बताता हूँ कुछ चीजों बोर्ड पे, ठीक है ना। जैसे आपके एग्जाम में क्या चीजें होंगी तो आपको एग्जाम से करके आएंगे कि आपके 70% से अबो आए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या करना है बेटा, इस पेपर को सॉल्व करना मैं भेज दूंगा, इसका प्रिंट नहीं निकाला तो मैं अभी एक लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी रुक जाओ बेटा, पहले पेपर को दिखा दूं मैं, तो बेटा ये देख लोगे पेपर, स्किप कर दूं मैं इसे। ये देखो ये दो क्वेश्चन दोबारा से डाल दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये देखो, अब मेरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या बेटा आप वेद व्यास जो पेपर इस साल का हमने किया है बेटा, ये दोबारा आ सकता है बेटा? या आ सकता है सर, मतलब कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, एक दो बेटा वेद व्यास कम से कम 10% तो आ सकते हैं, 1000% आ सकते हैं बेटा, 1000%, ठीक है ना। तो सेक्शन 5 थर्ड हमने बायगैमी पढ़ा था, पॉलीगैमी किसमें होता है, मुस्लिम लॉ में। तो बेटा छोटे छोटे टर्म है ना, लीगल लैंग्वेज के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे यार। जो बच्चा मेरी क्लास डेली ले रहा है, मैं एक शर्त ब्लैंक पेपर में लिख सकता हूँ, लीगल लैंग्वेज में फेल हो ही नहीं सकता। लीगल लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें आई, ठीक है ना। तो लीगल लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, वेद व्यास रविंदर यश आपने क्लासेस ली है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या है बेटा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव करा है बेटा। रविंदर याद है बेटा आपको ये चीज? यस सर। ठीक है ना। तो बेटा मैं आगे स्किप कर दूं इसे, आप देख लेंगे पेपर। पेपर आपके पास पहुंच चुका है वैसे सबके पास, सगुफा पहुंच चुका है आपके पास। बताओ बेटा सगुफा, प्रियंका? जी सर, देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 74 वेद व्यास रविंदर कैन बी अडॉप्टेड, देखो बच्चे ने टिक भी कर रखा है, बच्चे ने सही आंसर टिक कर रखा है, ठीक है ना। और ये बच्चा लड़की है, इसने काफी अच्छे से टिक किया है, ठीक है ना। तो 74 का सी आंसर, ये चीजें कर रखी है बेटा हमने, ठीक। कोई डाउट है बताओ इसमें? अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 79 है, ये 2 बार रिपीट किया गया है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। जो एलएलबी थर्ड ईयर में था उनमें भी रिपीट किया, जो एलएलबी सेकंड ईयर में उनमें भी रिपीट किया, और समहाउ आप में भी रिपीट किया जा सकता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा बताएंगे बेटा? ये क्लास में डिस्कस है, ए है कि बी है? ए लग रहा है गार्जियन सर, बी, इट शुड बी बी। होमवर्क क्वेश्चन है बेटा आप सबके लिए, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको डिस्कस करना, फिर नेक्स्ट क्लास में उनको बताना, मैं पूछूंगा। रविंदर आपके हिसाब से क्या आंसर है बेटा? मैंने तो ये बोला था, ये आंसर। अगर इसका एक्यूरेट आंसर देखिए बेटा, ऑर्फनेज के से अडॉप्ट करने के लिए सर कोर्ट का जरूरत नहीं पड़ता हो। तो कोर्ट की जरूरत नहीं है, बट वो कोर्ट की साइट के थ्रू लेते हैं ना वेद व्यास, समझो आप। हाँ तो कारक तो ए है, ए ही है बेटा। परमिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की साइट की हेल्प ले। परमिशन का मतलब ये नहीं होता मैं गया परमिशन ली फिर आया, नहीं। परमिशन का मतलब होता है किसी चीज का रेफरेंस, यूज लेना, साइट का यूज लेना। ओके, तो ए आंसर है, ठीक है ना। और सर जो आपने 2 केसेस दिए थे रेफरेंस के लिए, उनमें भी यही था, गाइडलाइंस ही ये थी ताकि बच्चे का वो ना हो, उसका हैरेसमेंट वगैरह उसको गलत तरीके से ना लिया जाए। हाँ करेक्ट। तो बेटा पेपर आपको इजी लगा कि खराब लगा ये पेपर? ये देखो क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट कर दिया जाता है, इस बच्चे ने आंसर सही करा है, तो ये पेपर आपको इजी लगा कि कठिन है? सर एक कंफ्यूजन है,
हमें हाँ कारा बोलो के बेटा। अकॉर्डिंगली एज को डिक्लेयर करना है। कारा बोलता है कि 18 ईयर्स तक अडॉप्ट कर सकते हैं हमें। कारा के अकॉर्डिंग करना है बेटा। तो कारा में तो फिर 18 ईयर्स है। जैसे 83 जो क्वेश्चन है हम्म हिंदू मैरिज एक्ट के, उसके अंदर यदि चलते हैं तो इसमें बिलो 15 ईयर्स करेक्ट है, बट एज पर कारा इट शुड बी 18 वेरी ईयर्स। गुड। सो देखो जो हिंदू लॉ हम पढ़ते हैं बेटा, देखो मैं आपसे वेद व्यास डिस्कस करूंगा, ये जो कारा है, ठीक है ना, कारा को अभी छोड़ देना, आप बी ही टिक करके आना, ठीक है ना। कारा क्या है, ओके। मैंने स्पेशल से एडवांटेजेस, मतलब एक अलग से आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कारा का, कारा को मत देखना आप। अगर ओके आप, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बेटा, अभी फ्री हूँ खैर मैं, तो नेक्स्ट क्लास में बेयर एक्ट दे दूंगा, एक यूनिवर्सिटी का बेयर एक्ट, इसका हिंदू लॉ का, जी तो उसमें कारा है, ठीक है ना, तो आप बी ही टिक करके आना। ओके ठीक ओके ओके। ठीक है बेटा। रविंदर वेद व्यास सगुफा प्रियंका, पेपर आपको यस मैंने दिखा दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने पेपर को डिस्कस भी करा दिया है, ठीक है ना। बताओ बेटा। नो Yes, सर, नो sir. डाउट। क्लियर है। ठीक है ना। तो आपका बेटा ये होमवर्क है, इस पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। देखो समझो यार, आप सब भी बड़े हो, आप खुद भी कर सकते हो, अब मैं हर चीज नहीं करा सकता, मेरा बस क्लास देने का है, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछो मुझसे, आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो मेरा क्या कहने का मतलब है कि बेटा आप फैमिली लॉ में, ठीक है ना, फैमिली लॉ में क्या करना है, आप जैसे मैं एक साइट दिखाना चाहूंगा, ये नीतू मैम का है, नीतू मैम, हाँ देखो आप बेटा, एक लिंक दिख रहा है आप सबको, जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है, मैं इसको टैप करता हूँ, मैंने क्लिक दिया, क्लिक करा, आप देखो ये लिंक कुछ ऐसे खुलेगा, दिखा, सब देख लो बेटा, लिंक प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है ना, हमारे में नहीं सब है। हमारे में नहीं है ये। तो आपको दिया नहीं ना मैम ने, अभी अभी मैंने सेकंड ईयर सुबह हुई ना क्लास, तो एलएलबी तीनों ईयर को देना है मुझे, इसके बाद थर्ड ईयर की भी होगी। तो बेसिकली देखो आप, फर्स्ट जो एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर है, दिख रहे हैं बेटा सबको, यस सर, दिख रहे हैं। यस दिख सर। रहे हैं, दिख रहे हैं बेटा। तो जैसे कि मॉमडन लॉ हो गया आपका, फिर आपका आर्बिट्रेशन, तो इसमें अपना पेपर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको अपने पेपर को फाइंड आउट करना है। आप जो पेपर ये वाले, जैसे आप, मैं एक पेपर जनरल लेता हूँ, कौन सा, अब जैसे मैंने हिंदू लॉ का लिया बेटा, ठीक है ना, अब मुझे पिछले पेपर को रिवाइज करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, आया नहीं क्या पेपर, हाँ, ये जो देखो यहाँ क्लिक करूंगा, मैंने इसको क्लिक करा, ये कुछ ऐड खुला, फिर पेपर डाउनलोड हो गया, मैंने पेपर को ओपन कर दिया, तो ये 2019 का खुल गया। तब बेटा देखो पेपर का पैटर्न क्या था, आपका एमसीक्यू नहीं था, ठीक है ना। तो मैं पेपर प्रोवाइड करता हूँ बेटा इसका, तो अभी आप ये पेपर सॉल्व करो, फिर एक साथ तीन तीन सेट होंगे ना, जो तीन तीन ईयर्स के, उनके पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा, 20, 21, 22, 21, 22 नहीं, 20, 21, 22, 20, 21, 22 के जो एमसीक्यू पेपर है ना, वो सेट में। और सर 23, 24 के 23 का तो दिखाई दिया मैंने, 23 का आ गया, 24 तो अभी हुआ होगा ना। तो वही 24 का है बेटा, अच्छा, तो वो 23, 24 लिखा है ना उसमें सेशन, आपका 24, 25 सेशन, हमारा 24, 24, 25 लिखा हो। जी। क्लियर है बेटा। तो ये पहले कुछ पेपर ऐसे होते थे, ठीक है ना, इन्होंने कुछ बता रखा है, मैंने इन पर्सन से बात भी कर रखी है, इन पर्सन ने यही कहा है साइट में अपडेट होता रहेगा सर, ठीक है ना। तो मैं ये साइट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस साइट को अच्छे से देखना है। क्लियर है बेटा, ऐसे पेपर में प्रोवाइड करता रहूंगा आप सबको। कोई डाउट है बताओ बेटा। अब जैसे ये वाला पेपर है, लो, नहीं नहीं मैं दिखा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बेटा एक पेपर है, डाउनलोड एलएलबी फर्स्ट ईयर बी एलएलबी थर्ड फैमिली लॉ 2022, तो बेटा हिंदू लॉ को करें हम डाउनलोड, एक मिनट, हाँ ये डाउनलोड हो, ठीक है ना। आप सबको बेटा डाउनलोड करना तो आता है ना, कर लोगे ना आप सब, है बेटा, यस सर यस सर। ठीक है ना। तो इसको करना है, ये पेपर भी प्रोवाइड कर देता हूँ मैं मैम को आज, ठीक है ना। सो लिंक के साथ पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 2022 का पेपर आपको दिख रहा है, ठीक, क्लियर है बेटा। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। हाँ सर। ठीक है ना। No, अभी sir. क्लास एंड नहीं हुई, अभी मेरे को कुछ चीजें डिस्कस करनी है, एक मिनट।
अब बेटा ये बताएंगे मुस्लिम लॉ का पेपर सबको मिल गया है? यस सर, Yes, मिल sir. गया। यस सर, मिल गया। ओके सर। मिल गया ना? क्या बेटा? मिल गया है सर। बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था नोट्स मिल गया। हाँ सर, मुस्लिम लॉ के नोट्स मिल गए 2। ठीक, अब देखो आप, अब ध्यान देंगे हम, ठीक है ना? अब बेटा देखो आप, आपका जो टॉपिक आप कवर अप करेंगे, हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे। सो मुस्लिम लॉ में मैं कुछ चीजें को शो करना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है ना? जो आपको प्रोवाइडेड थी शायद सिलेबस, जो भीमराव अंबेडकर आपकी यूनिवर्सिटी है उसका मैंने भेजा था। वाल्मीकि मिश्रा ने कहा था मुझे भेजने के लिए। तो एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैंने भेजा, फोटो भेजी थी, क्या भेजा था? आए हुए हैं, इसमें पूरे नोट्स आए हुए हैं। नहीं नोट्स की नहीं बेटा, वो कोर जो सिलेबस नहीं था। नोट्स 82 पेजेस के तो सबके पास पहुंच गए ना बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है ना? मैंने एक साथ, क्योंकि मैं पहले इसको 3 सेट में डिवाइड करने वाला था, फिर मैंने कहा छोड़ भी एक ही सेट में भेज देता हूँ। इसका बेटा सेक्शन मुझे अभी नहीं है मेरे पास, सेक्शन की लिस्ट में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना? अगर आप भी खुद से ढूंढेंगे तो आपको मेरे हिसाब से सेक्शन की लिस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है? कहाँ चला गया यार एक तो उतने तो ग्रुप में, एक मिनट बेटा बस, एक मिनट, क्योंकि मुझे वो दिखाना है ना, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट 1 का आपने पेपर शेयर किया था पहले। अच्छा हाँ हाँ मिल गया, मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट 1 का था वो। वही कॉन्ट्रैक्ट देखो आप, आपको कुछ पहले, क्योंकि बेटा अभी क्लास में वैसे भी मैं कितना पढ़ाऊंगा नहीं, आज की क्लास जो थी आपकी वो इससे रिलेटेड थी। अब देखो क्लास लीव नहीं करना है, पहले कुछ चीजों को देखना है बेटा। मैंने फर्स्ट करा दिया, ये देखेंगे, ये आप तो पहुंच गया होगा ये पीडीएफ है बेटा, वेद व्यास रविंदर, यस सर, आ गया सर, सिलेबस मिल गया। ठीक है ना? सिलेबस दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जी सगुफा प्रियंका दिख रहा है सिलेबस? यस सर। तो बेटा हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट 1 कंप्लीट कर लिया, ये आपका एग्जाम एक दिन होगा, ठीक है ना? इसके बाद एलएलबी फर्स्ट ईयर में सेकंड बुक हमने कंप्लीट कर दी। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर डेट शीट क्या बुक के पैटर्न के हिसाब से होगी? यस, बुक के पैटर्न के हिसाब से होगी। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 है तो एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट 1 पहले होगा, आर्बिट्रेशन दूसरा है तो दूसरा एग्जाम आर्बिट्रेशन का होगा। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है ना? चीज होनी चाहिए क्लियर, मैं अभी भी कह रहा हूँ। फिर इसके बाद टॉट होगा, टॉट मैंने नहीं कराया, इजी है सबसे ज्यादा, टॉट में स्कोर कर लोगे आप, ठीक है ना? फिर मैंने हिंदू लॉ कराया, हिंदू लॉ में देख लो बेटा सारी चीजें कवर अप है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने छोड़ी है, देख लो आप। नहीं तो कई कई बार क्या होता है, हम सिलेबस देखते नहीं है ना, तो मैंने सारी चीजें कवर अप करा दी। क्लियर है बेटा ये चीज? जी आ गया सर। सर क्लियर है बेटा रविंदर? यस यस सर। इसके बाद देखो जो हमें मोहम्मदन लॉ करना है, मुस्लिम लॉ, सो वेरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम लॉ। और मुस्लिम लॉ में क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे? तो मुस्लिम लॉ भी बेटा आपका एक एमसीक्यू एग्जाम ही होगा। मुस्लिम लॉ थोड़ा डिफिकल्ट है, जो बच्चों ने कहा कि सर हमें डिफिकल्ट लगा। अब क्यों डिफिकल्ट लगा भाई, उनसे सेक्शन पूछ लिए। और पहली बात आपको मैं हिंट देना चाहूंगा, आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको सेक्शन मिलेंगे मुस्लिम लॉ के ना से ना ही मिलने वाले। तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैंने आधे सेक्शन की लिस्ट कंप्लीट कर दी अभी। पहले बेटा आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट ज्ञान दिया जाएगा, उसके बाद मैं सेक्शन दिखाऊंगा सारे, ठीक है ना? और एग्जाम पेपर के साथ। क्लियर? तो मुस्लिम लॉ में आप क्या पढ़ेंगे? स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ क्या होता है, मैरिज और डॉहर क्या होता है, ठीक है ना? गार्डियनशिप, डाइवर्स, तलाक, डाइवर्स को तलाक कहते हैं। गिफ्ट पढ़ेंगे, वाकफ पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे और स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? मुस्लिम लॉ में डाउट है किसी को? सिलेबस मैंने दिखा दिया।
बताओ बेटा सगुफा। नो सर, नो डाउट। अच्छा सगुफा, डौहर क्या होता है बेटा, कुछ नॉलेज आपको? सर मैरिज के टाइम पे लड़की जो होती है उसको फाइनेंशियली वेरी गुड। बाद में अगर उसका डिवोर्स होता है हाँ सो दैट उस टाइम पे उसे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले, सो उसी के लिए एक अमाउंट फिक्स किया जाता है मैरिज टाइम पे, हाँ दैट इज वेरी कॉल्ड गुड। डॉवर और मेहर जिसे बोलते हैं। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। सो बेटा मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है क्या देखो मैं मुस्लिम लॉ का इतना मेरे को अभी नॉलेज है नहीं, तो क्या अभी प्रिवलिंग टाइम में ये चीजें होती है डॉहर की, अब हट चुकी है? मेरे को ये यस चीज सर, पूछनी थी। वो लड़की के लिए होता है और वो ग्रूम को देना पड़ता ही है। एक ये हाँ वो लड़की के मुझे लिए होता पता है है। उसे, और अभी भी होता हम्म, है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो उसे देना ही पड़ता है। और लड़की उसमें जो वो डिमांड कर सकती है और वो दोनों तरफ मतलब दोनों हम्म, पार्टी को वो चीज माननी पड़ती है। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो जो हम्म, डिमांड कर रहे हैं क्या वो उससे सहमत है या नहीं है, और फिर उसके बाद एक पे आके बात से चल रहा होती है। और जब डिवोर्स का टाइम आता है तो फिर अगर तो अगर ऐसा पैसे कोई देने पड़ते हैं, होता है, हाँ। हाँ, तो वो उसे वो पैसे देने हम्म, पड़ते हैं। अगर वो नहीं देता ग्रूम तो फिर वो उसके हम्म, ऊपर केस भी कर सकती है इसके चलते हैं। हाँ करेक्ट है, अच्छी नॉलेज है बेटा आपको, अब बहुत अच्छी नॉलेज है। सो बेसिकली हिंदू लॉ में एलुमनी मनी जिसे कहते हैं डाइवोर्स के बाद, उसे मुस्लिम लॉ में डॉहर कहा जाता है, जो मैरिज से पहले डिसाइड कर दिया जाता है। एलुमनी दिया यस जाता सर। है ना बेटा, अब ये वेद व्यास और रविंदर, जैसे ऋतिक रोशन की वाइफ ने एलुमनी ली डाइवोर्स के यस सर, बाद, तो यस वो सर। जो मुस्लिम लॉ है वो डॉहर पहले ही डिसाइडेड होता है मैरिज से। मेरे को मुस्लिम लॉ ज्यादा अच्छा लगता है बेटा, इसमें काफी नए टर्म है। आप जब पढ़ेंगे ना मुस्लिम लॉ के टर्म्स तो आप उसको लिपसिंग नहीं कर पाएंगे, लिपसिंग करने में दिक्कत होगा आपको, ठीक है ना, बोलने में दिक्कत होगा, पर अच्छी चीजें हैं इसमें, काफी अच्छी चीज पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। एलएलबी फर्स्ट ईयर में जिसने फैमिली लॉ नहीं पढ़ा उसने कुछ पढ़ा ही नहीं मेरे हिसाब से, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पेपर 6 बेटा लॉ ऑफ क्राइम करूंगा मैं कब, मार्च के महीने में, फरवरी क्या चलेगा आपका पूरा मुस्लिम लॉ चलेगा, क्लियर। 3 क्लासें हैं हमारे पास अभी। मार्च के महीने में मैं लॉ ऑफ क्राइम कराऊंगा। लॉ ऑफ क्राइम के बाद बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करेंगे अप्रैल के महीने में, क्लियर। मई के महीने में टॉट करके खत्म कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने हमें लीगल लैंग्वेज तो कराया ही नहीं। सो लीगल लैंग्वेज का बेटा ये आप देख सकते हैं सिलेबस से, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं दिखा दूंगा इसको, एक क्लास में खत्म करा, एक क्लास 1 घंटे का लेक्चर है बस ये, और उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। सो ये जो लीगल लैंग्वेज है मैं नहीं कराते, बच्चे खुद ही कर, ठीक है। वेद व्यास रविंदर आपके सामने सिलेबस है, आप ओके देख सर। सकते हो, खुद भी कर जी सकते हो जी। आप। बेटा इसे इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना है, हिंदी से इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट से करना है, इंग्लिश, एक्टिव से जी। पैसिव करना है, पैसिव से जी एक्टिव करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, तो मैं चीजें बता दूंगा बस, ठीक है ना। एक पेपर भी दिखा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कुमार का क्वेश्चन बैंक भी भेज दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। क्लियर है ओके ये सर। चीज? यस। जी सर। रविंदर क्लियर है बेटा आपको ये चीज? यस। तो बेटा देखो आपका जो अभी फरवरी का वीक है, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था, अब आपको क्या करना है, जैसे आपका जो सिलेबस है, सिलेबस एक तरह से 50 मुस्लिम लॉ होने के बाद 50% यानी कि 4 बुकें मैंने कंप्लीट करा दी। तो अब आपको क्या जी करना है बेटा, घर में एक हफ्ते में एक दिन बैठ के कुमार के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करना। अब कुमार के क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन होंगे सर एमसीक्यू, तो आपके वो 250 क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन होंगे, 250 से 300 क्वेश्चन होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ, हाँ कुमार के क्वेश्चन बैंक से पेपर आता है, मैं इतना हिंट देता हूँ। अब बेटा सर प्रैक्टिस आपको करनी है, हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन बैंक हमें आप प्रोवाइड करोगे, मतलब मैम फिजिकल प्रोवाइड फॉर्म में? करेंगे बेटा, नीतू नीतू मैम, मेरे पास फिजिकल मैंने फॉर्म में या प्रोवाइड फिर पीडीएफ होगी? पीडीएफ फॉर्म में, अगर फिजिकल फॉर्म में तो आके ले सकते हो इधर, ठीक है ना, आके ले सकते हो आप। जो वो इसी के कुमार लिए की मैं कह बुक रहा हूँ बेटा। पीछे भी दे रखा है, मैंने देखा था। क्या एमसीक्यू? हाँ।
पीछे कैसे दे रखा है? पीछे नहीं मतलब पहले बुक्स के क्वेश्चन पीछे आंसर नहीं, है बुक्स में नहीं है। बुक्स के पीछे जो बुक्स हमें मिली ऑफिस से उसमें तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत नहीं उसमें पतली नहीं बुक्स है। में उसमें क्वेश्चन है जो 5-6 नंबर के हाँ क्वेश्चन वही होते तो हैं, मैं बोल रहा हूँ, वैसे वही है। तो पहले थ्योरी एग्जाम होता था, इसी के लिए वो बुकें प्रीफर थी। आया है अब यार। बेटा एमसीक्यू पैटर्न है ना, इसी के लिए एमसीक्यू पैटर्न में कुमार की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाओ, ठीक है ना। तो आपसे मैं बेटा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है नेक्स्ट संडे या कभी, अभी रुक जाओ इस, क्योंकि मैडम प्रोवाइड कर देंगी, टेंशन मत लो, सबके पास पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ स्कैन कॉपी होगी, इसको आप प्रिंट निकाल सकते हो, उस पर सोल्यूशन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ में प्रिंट निकालने में दिक्कत है तो क्लास में आके मैम से ले सकते, जो कि और अच्छा, एक टीचर से भी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा आपकी इच्छा है, आप आना चाहे तो आ सकते, नहीं आना चाहे तो को वैसे भी कोई आता है नहीं ठीक है ना, क्लियर है। तो मुस्लिम क्वेश्चन लॉ बैंक में में मैंने आंसर भी उसमें है। क्या क्वेश्चन बेटा? बैंक में जो जो कुमार के क्वेश्चन बैंक है जो हाँ 250 जी, हाँ के, जी, तो दिखाओ बेटा। आंसर मैं भी है ना उसमें। एक बार एलएलबी सेकंड ईयर का दिखाता हूँ आपको मैं। जी ये एक मिनट बेटा दिखा देता हूँ, आप बच्चे ही तो अभी। पता है मेरे पास थी यार, फिर डिलीट डिलीट नहीं, अब वो होता नहीं है व्हाट्सएप पे कुछ पुराने मैसेज होते हैं जो दोबारा से डाउनलोड नहीं होते, तो वो हाँ ऐसे नहीं दिक्कत हो रही है। नहीं तो ये तो मैं प्रोवाइड कर दूं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी प्रोवाइड कर दूं। एक मिनट बेटा, अगर आपने स्टोरेज से डिलीट कर दिया तो फिर दोबारा डाउनलोड नहीं होगा वो। वही तो दिक्कत है ना। एक मिनट रुको बेटा, बस एक सेकंड। हाँ, तो कुमार की क्वेश्चन बैंक कुछ ऐसे होगी आपकी, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन में, ठीक है ना, आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, मैम प्रोवाइड कर देंगी बेटा। ये कुछ ऐसे दिख रहा है बेटा आपको, ये लिखा हुआ है नीचे, लिखा होगा, एक मिनट में दिखा देता हूँ, ये देखो कुमार की क्वेश्चन अच्छा बैंक, आंसर ठीक के है ना। साथ, ओके ओके तो क्लियर। आंसर के साथ है, टेंशन मत लीजिए, जी सब कुछ है इसमें, कब से ऑपरेटिव हुआ, क्या कंटेन है। तो बेटा जी एलएलबी सेकेंड ईयर में आते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना, मैंने प्रोवाइड किया है, तो ये आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से, कुमार की क्वेश्चन बैंक कर लेंगे ना, इनफ है बेटा आपके लिए, काफी है, ओके सर। ठीक है ना, इसमें सब कुछ है। कहाँ तक है बेटा? ये 486, सॉरी हाँ 500 तक क्वेश्चन हो सकता है, 100 ठीक है ना। ओके। पर आप में एलएलबी फर्स्ट ईयर में 250 होगा बेटा, सेकेंड ईयर लेंथी है तो उनमें इतना है, ठीक है ना, 250 से 300 क्वेश्चन। तो बेटा कोई ओके डाउट है? अगर आपके पास नो सर क्लियर। पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हो रही है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे बोल देना कि सर कुमार की क्वेश्चन बैंक नहीं आए, तो मैं क्लास के एंड के बाद सारे एक बुक के एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। फिर मेरे उससे भी ओके सर। सरदर्द नहीं रहेगा कि एक बुक का नहीं, कि एक बुक का मैंने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है ना। मैं सारे की सारी एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा रविंदर वेद व्यास। यस सर क्लियर, थैंक यू। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। सर आपको पता चल गया स्टडी कैसे करनी है। अब फरवरी का महीना आ गया जी बेटा, जुलाई में जी एग्जाम होंगे आपके, जुलाई के जी 15 या 20 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, जुलाई के वैसे 10 ही तारीख से हो जाते हैं, ठीक है ना, तो मुझे जून तक क्लासे लेनी है, जून के आखिरी तक। तो जुलाई में एग्जाम होगा ओके बेटा, अब और हर हफ्ते में एक एक दिन निकाल के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जी तभी हो जी पाएगा, समझो, नहीं तो ऑल ऑफ लास्ट में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब उल्टा सीधा करके आ जाओगे एग्जाम, ठीक है। आ गया ना यस सब? सर नोट्स यस आपके बिहाफ पे प्रोवाइडेड रहेगा, कुमार की क्वेश्चन बैंक है, जो बच्चा डेली क्लास रहेगा डेली अपडेटेड रहेगा, क्लियर है ना ये चीज? जी। बताओ बेटा, फिर आज की क्लास को इतने रखे हम। मैंने मुस्लिम लॉ स्टार्ट वैसे नहीं कराना था, तुझे कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आज बच्चे ज्यादा ही करा दूं, ठीक है ना। सो बेटा आज की क्लास में इतना रखे हम, सगुफा, प्रियंका, वेदव्यास, रविंदर, यश, यस सर यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आना है बेटा, ये नहीं एब्सेंट होना है, प्रियंका, सगुफा, आपको आप होते ही नहीं क्लास में। नहीं नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगी, अब मैं आ जाऊंगी। आओ बेटा,
हाँ ठीक है ना। सगुफा आपको भी आना है बेटा। सर मैं तो क्लासेस अटेंड करती ही हूँ। थोड़ा बहुत नहीं किया है बेटा, हाँ एक थोड़ा दो बहुत तो शायद, किया ही नहीं है। हाँ एक दो एक शायद दो नहीं, थोड़े ज्यादा ही किए, 3-4 नहीं किए। क्लास लो यार, समझो बेटा, ऑनलाइन ही तो क्लास है। ठीक है, आपकी ओके प्रैक्टिस सर। होगी इससे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को एंड इतना ही करते हैं हम। आप सब जा सकते हैं बेटा, रविंदर, वेद व्यास। ओके सर, थैंक यू। ठीक, तो थैंक यू ओके बेटा, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, ठीक, ठीक है बेटा। प्रियंका जा सकते हो बेटा, आप क्लास एंड है। ठीक थैंक यू सर। ठीक है बेटा। नहीं आएगा इतना